ओके चलिए फिर बात करते हैं मार्केट की। फ्राइडे का सत्र और आखिरी 1.5 घंटा इस कारोबारी हफ्ते का और ख़राब दिन, इसमें कोई डाउट नहीं, कमज़ोर दिन। निफ्टी मिड कैप दोनों में अंडर परफॉर्मेंस, बैंक निफ्टी भी नीचे। हालांकि लोअर लेवल्स को डिफेंड करने में हम सक्सेसफुल रहे, लेकिन जिस तरीके से मिड कैप गिरा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लंबे समय के बाद यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस। इवन पिछले कुछ दिनों में कल भी मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस थी, लेकिन आज मिड कैप्स में तगड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही। और HDFC बैंक यहाँ पर अभी भी सबसे ज़्यादा दिक्कत। इवन रिलायंस भी कल के ही लेवल से कोलैप्स किया फिर से। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो दो स्टॉक्स है HDFC बैंक और रिलायंस, इसने फिर से मार्केट के ऊपर हायर लेवल से एक तगड़ा सेलिंग प्रेशर डाला। लेकिन आज फ्राइडे है तो देखते हैं लास्ट के 1.5 घंटे में कुछ कवरिंग आती है या नहीं। हर्षदा वीर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और एक ग्लोबल इवेंट नहीं लेकिन ग्लोबल कमेंट्री ऑफ कोर्स जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी, इसीलिए हमने देखा है पूरी एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स और ऑफ कोर्स अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कुछ मुनाफा वसूली। उसी का क्या ओवरहैंग भारतीय बाजारों पर भी है या फिर हमारी कुछ और चिंता है कि एक लेवल पर जाकर हम अटक रहे हैं बार बार? देखिए हर्षदा, ये तो क्लियर हो गया था कल की एक ब्रेकआउट फॉल्स था या फेक था। तो जब भी फॉल्स या फेक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट नॉर्मली प्रीवियस लोज टेस्ट करता है, और आज मार्केट ने वही किया। ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि ब्रेक कर दिया। 19253 की बात की थी हमने, 19233 तक आज हम पहुंच गए। तो ये एक खराब था क्योंकि सीरीज का फ्रेश लो बनाया। अच्छा, ये मार्केट ने तीसरी बार ऐसा किया है कि एक सीरीज का लो बनाया है एक रैली देने के बाद। तो ये एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और जो टेक्सचर बना रही है मार्केट, मुझे लग रहा है कि शायद फाइनल एक्सपायरी तक इवन 19,000 तक जाने की तैयारी हो रही है एक बार के लिए। लेकिन ऑब्वियसली उस एक लाइन में नहीं जाएगा वो। आज के लिए मुझे लग रहा है कि शायद डाउनसाइड हो चुकी है। यूरोपियन मार्केट्स ठीक ठाक हैं, स्टेबल हो गई हैं, और कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर US फ्यूचर से भी नहीं है। तो पता नहीं ज़्यादा सेलिंग आएगी या नहीं आएगी, लेकिन लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस है आपका 19,387 पर निफ्टी का, और बड़ा रेजिस्टेंस तो 19,500 पर आज भी मैसिव पुट कॉल राइटिंग हुई है। वैसे नीचे सपोर्ट क्या है, देखिए पहला सपोर्ट 19,230 पर है, लेकिन बड़ा सपोर्ट 19,150 पर। लेकिन जो मार्केट का टेक्सचर है ना, मुझे लग रहा है ये जाएगा। ये पॉसिबल है कि ये जाएगा। हाँ, बस इसमें एक चीज़ है, मंडे को रिलायंस की AGM है, और ऑब्वियसली रिलायंस सबसे बड़ा स्टॉक है निफ्टी का, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आता है ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए एक बार मंडे का दिन और देंगे। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इस समय, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल ओवर द प्लेस है। अगर आप दोनों साइड के ट्रेड ले पाए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पाए तो कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं ले पाए होंगे। बैंक निफ्टी में बस मैं दो कॉल्स के साथ छोड़ दूंगा आपको, 44,300 और 44,200। इन दोनों कॉल्स में काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, खासतौर से 44,300 की कॉल में काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, देखिए। और दोनों का ओपन इंटरेस्ट करीब 12 टाइम्स बढ़ा है, मतलब परसेंटेज भी नहीं, टाइम्स बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट। तो मतलब ये आपको बता रहा है कि ये 44,500 का जोन, इन दोनों प्रीमियम्स को आप ऐड करते हैं, 44,500 44,600 का जोन आगे जाके टफ होने वाला है। एक अच्छी चीज़ जो बैंक निफ्टी ने किया आज, 44,205 के नीचे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। उसके नीचे गए लेकिन टाइम स्पेंड नहीं किया, वापस उसके ऊपर आ गए। ये एक रे ऑफ होप दे रहा है बैंक निफ्टी के लिए कि अगर आज का लो बचता है तो शायद अगले हफ्ते शायद एक रैली आए। लेकिन टेक्सचर वीक है मार्केट का, वीक टेक्सचर, और ऐसे में कई स्टॉक्स की धुलाई होती हुई, लेकिन कुछ होल्ड भी कर रहे हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आएंगे, लेकिन वायदे बाजार में किस तरह की पोजीशनिंग कंसिडरिंग अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सपायरी के लिहाज से, मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। वीरू, क्या पोजीशंस आपने नोटिस की हैं? जी, अभी जैसे कि अनुज कह रहे थे ना कि बैंक निफ्टी ऑल ओवर द प्लेस, आप देखिए कितने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। ICICI बैंक स्टेबल विद द पॉजिटिव बायस, कोटक महिंद्रा बैंक स्टेबल विद द पॉजिटिव बायस, और आपका एक्सिस बैंक इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बट इसी के ठीक उलट अगर आप इस वक्त कोटक HDFC बैंक को देखें हर्षदा, HDFC बैंक में मेगा शॉर्टिंग हुई है, और ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड जो हमारा 28 मार्च को शुरू हुआ था, HDFC बैंक जहां से शुरू हुआ था एग्जैक्टली आज वहीं पे आ गया। इमेंस शॉर्टिंग लगभग 1.5 करोड़ शेयर यहाँ पे अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट में शेयर हुए हैं। और जो हम 2-3 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे ना हर्षदा, 1580, 1590, 1600 की कॉल्स में बहुत बड़ी कॉल राइटिंग, वो एग्जैक्टली अब प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग है, टारगेटेड सेलिंग है HDFC में, लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी हो रही है। अब आते हैं कुछ स्टेबल स्ट्रक्चर्स पे, और उसमें एक्सिस बैंक शामिल है। यहाँ पे अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और एक इंडसइंड बैंक में। ये बैंकिंग की बात थी। जैसे कि अभी अनुज कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक क्लासिकल रिवर्सल फ्रॉम 20 डे, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में भी ऐसे ही हो रहा है।
अब आईटीसी को देखिए, आज आईटीसी में काफ़ी शॉर्टिंग है। पहले सुबह सुबह लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और आईटीसी की प्लेसमेंट भी इंडिकेट ये दोबारा कर रही है कि ये शायद इंडेक्स के लिए ये एक प्रेशर पॉइंट हो सकता है। आज इसमें भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और 445 पे आज का इंट्राडे मोर और लेस इसकी जो थी हाई था वो 20 डे एक्सपोनेंशियल की ट्रैजेक्टरी थी फॉलिंग 20 डे में। उसके बाद मैं कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स पे आऊँ जहाँ पे आज स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है हर्षदा, वहाँ पे B2 बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस दोनों ही काउंटर्स में सुबह से मिनट 1 से स्ट्रेंथ है, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हुए हैं। बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में अपने स्विंग को अभी भी कायम रख रहा है, दैट्स डूइंग वेल, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर। एशियन पेंट्स पे आज ऑप्शन एक्टिविटी, फ्यूचर्स की एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ काउंटर जो कि स्ट्रॉन्ग है। बैकफुट पे सिंजन एबीबी, कैपिटल गुड्स स्पेस पे एबीबी और फार्मा स्पेस पे सिंजन, ये दो काउंटर जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, प्लस आज एवरेजेस वॉलेट हुए हैं। लेकिन इस वक्त स्ट्रेंथ अगर कहीं पर है तो इट्स B2, एशियन पेंट्स, बिरला सॉफ्ट और वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस आईटीसी और HDFC बैंक में। हर्षदा जी हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स जो वीरू ने आइडेंटिफाई किए, कुछ और काउंटर्स जहाँ पर ट्रेंड साफ है तेजी मंदी का, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो मोमेंटम है वो फिसल रहा है या फिर कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ गई है और यहाँ पर अदानी पोर्ट में 1.5% का नुकसान। कल हम इंडसइंड बैंक में तेजी देख रहे थे, आज करेक्शन आया है, LNT में भी करेक्शन आया है। वहाँ पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में भी कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ मंदी वाले काउंटर्स अब आपकी स्क्रीन पर। GMR एयरपोर्ट लगातार अच्छी खरीदारी दिखाने के बाद यहाँ पर कुछ पोजीशंस अनवाइंड या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इंडिया मार्ट कल भी हम आपको बता रहे थे कि वहाँ पर कुछ करेक्शन देखने को मिला है, 3% का नुकसान। LNT फाइनेंशियल होल्डिंग और ट्रेंड जैसे स्टॉक्स हैं जो आज दरअसल नरमी के साथ कर रहे हैं कारोबार। सन टीवी 4% भागा है, स्कॉट्स कुबोटा में मोमेंटम है। GNFC, इंडस टावर जैसे दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर आज के दिन हमने देखी है खरीदारी। तो ये ओवरऑल मार्केट का आपके सामने हाल स्टॉक्स की बदौलत बनता हुआ। अच्छा, एक और स्टॉक जो आपके रेडार पर होना चाहिए वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर। हाल ही में हुआ है लिस्ट और उसके बाद लगातार हमने देखा था लोअर सर्किट पर ट्रेड, लेकिन आज एक सरप्राइज मूव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में लोअर सर्किट लगा और फिर ये सर्किट खुलता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इंट्राडे में 4% से ज्यादा के गेन्स देखने को मिले और उसके बाद से मोमेंटम देखा गया है। यहाँ पर कुछ बड़े सौदे भी होते हुए दिखाई दिए हैं। अब 2-2.5% के गेन्स है। इस बीच ये अपडेट ये निकल कर आया कि BSE से इसको जो बाहर निकलना था वो समय सीमा और बढ़ गई है। अब 1 सितंबर की दरअसल डेट दी गई है। कुछ रिलीफ मिलता हुआ जरूर दिखाई दिया अनुज, लेकिन इस मूव को पढ़ना कैसे है? कंस्ट्रिंग लगातार हम देख रहे थे कई सारी एग्जिट वाले सौदे बने हुए थे और बड़ी मात्रा में बने हुए थे, वहां से कुछ रिस्पाइट मिला है। एक एक्सपेक्टेशन ये थी, और ये देखिए हम जो भी बात कर रहे हैं आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी रिलायंस का हिस्सा है। टेक्निकली निफ्टी में 51st स्टॉक है और जैसा आप कह रही हैं कि अब वो 1 सितंबर एक कट ऑफ बन गया उसका, तो एटलीस्ट अगस्त सीरीज में बाहर नहीं होगा। तो अब जो भी डिस्काउंट वगैरह आना है वो सितंबर में आएगा। मैं आज इसलिए इस स्टॉक पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसके आज वॉल्यूम बहुत तगड़े हैं। 26 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, 26 करोड़ शेयर्स। और क्योंकि ये T2T में है तो T2T में आप इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते हैं। T2T में जो भी शेयर आप लेंगे वो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो 5,668 करोड़ की आज डिलीवरी ट्रेड हो चुकी है अब तक, आप इमेजिन करिए। और अभी तो 1-1.5 घंटा बाकी है, तो 6,000 करोड़ से ऊपर का मामला पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। मुझे याद नहीं कि ब्लॉक डील के अलावा कोई ऐसा मामला रहा हो जिसमें एक ही स्टॉक में 6,000 करोड़ का एक दिन में वॉल्यूम हुआ, ठीक है ना, वो भी डिलीवरी वॉल्यूम 6,000 करोड़ का। अब इसमें एक सवाल उठता है, ये बेचे किसने हैं शेयर्स? इसमें देखिए कुछ तो शेयर्स उन्होंने बेचे होंगे जिनको जियो फाइनेंशियल चाहिए नहीं, मतलब आपने डीमर्जर हुआ, आपको जियो का शेयर मिला, आपने बेच दिया उसको। इनमें से काफ़ी शेयर्स वो होंगे जो फंड मैनेजर्स को इसलिए बेचने पड़े होंगे क्योंकि उन्हें अब अपने आप को तैयार करना है। अब तक ये इंडेक्स का हिस्सा था, अभी इंडेक्स का हिस्सा नहीं होगा, तो इंडेक्स फंड्स को शेयर्स बेचने पड़े होंगे। ये लिक्विडिटी जो आएगी मार्केट में, जो 5,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बिके, और क्योंकि 4 दिन से सर्किट पता मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर ये सेलिंग थी। आज मैंने सुनने में आया कि काफ़ी HNIs ने इसको एक्यूमुलेट किया है और वो वेट कर रहे थे एक सर्किट ओपनिंग का, उसके बाद उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। लेकिन जिन्होंने बेचा है वो इस 5,000 करोड़ का क्या करेंगे? खासतौर से जो इंडेक्स फंड मैनेजर्स हैं, वो मतलब मेरे ख्याल से वो पैसा वापस इंडेक्स के स्टॉक्स में आएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन आज के जो वॉल्यूम्स है ना वो माइंड बॉगलिंग है। जैसे मैं कह रहा हूँ 6,000 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे। ये शायद अनहर्ड ऑफ होगा, विदाउट एनी
लार्ज ब्लॉक डील्स। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं। इस पर आगे बात भी करेंगे हमारे जानकारों से, और अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पर अपनी राय देने के लिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन और समित चौहान से। 2:15 बजे के आसपास यतिन को जोड़ेंगे। आज मिड कैप स्टॉक्स इंडेक्स भले ही नीचे हो, लेकिन इंट्राडे मूव्स कई स्टॉक्स में देखने को मिले हैं, तो वो कौन से हैं उस पर एक नजर डालेंगे यतिन के साथ। 2:20 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और एमडी निशांत आर्य से चर्चा होगी। 2:40 पर चार का चौका में बात करेंगे मानस से सस्ता ऑप्शन पर। राजेश सातपुते तैयार करेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, कविता देंगी चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल तो है ही। 2:30 बजे के बाद फिर हम 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑल्टरनेटिव्स गौरव मेहता को जोड़ने वाले हैं। और फिर 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा लेंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की रणनीति भी आपके सामने करेंगे पेश। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स के सिलसिले की। निफ्टी ने एक और नॉक लिया बाय द वे, 19,285 इस समय निफ्टी पर। और अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी और एचडीएफसी बैंक, इन दो स्टॉक्स में एक नॉक आया। इनफैक्ट आईटीसी काफ़ी वीक है, 445 पर आईटीसी, और ये इस करंट स्विंग की लोएस्ट ट्रेजेक्टरी के ऑलमोस्ट काफ़ी करीब ये स्टॉक 445 पर इस समय 20 डे मूविंग एवरेज के कंफर्टेबली नीचे, 50 डे के कंफर्टेबली नीचे, 100 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी पास। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज में अभी भी यहाँ पर डिस्टेंस है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून। स्टॉक मैंने चुना है वही जो सुबह दिया था क्विक सिग्नल्स के लिए, महानगर गैस लिमिटेड। उस समय तो बहुत एग्रेसिव कॉल था, अब कंफर्म हो गया कॉल, इसमें एक ब्रेकआउट ही मिल चुका। अब ट्रेड करा है 1010 पर, स्टॉप होगा 1005 का, महानगर गैस लिमिटेड। अब मैंने इसका टारगेट भी बढ़ा दिया, टारगेट होगा 1030 का, महानगर गैस लिमिटेड। 1030 के लिए एमजीएल में एक तेजी का मौका, 1.5% ऊपर है काउंटर। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून। सो जहाँ स्ट्रेंथ है मैं वहीं पर फोकस कर रही हूँ। इज लाइक परसिस्टेंट में एक अच्छे मूव बने हैं, मुझे लगता है वहां पर ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड होता हुआ दिखा है। ऑल्दो हाइस की तरफ है, डिक्लाइन अप टू 5120 का एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5100 का। इन केस ये अपने 5160 के लेवल्स को निकाल लेता है तो ऊपर में मुझे लगता है 5190 5200 के प्राइस टारगेट के लिए परसिस्टेंट पर बाय ट्रेड करें। डिक्लाइन अप टू 5120 इसको बाय करनी। ओके, एमजीएल हो गया, उसके बाद परसिस्टेंट, मिड कैप आईटी में। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मार्केट थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है थोड़ा वहीं पे फोकस करेंगे। तो देखिए, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ये प्योरली मोमेंटम ट्रेड होगा। अगर आप इसमें स्पॉट की बात करें तो 165 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म रैली देगा करीबन 178 180 तक। तो काउंटर में कॉन्ट्रा मूव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है, तो बाय करें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। एक्चुअली इसको फ्यूचर्स में नहीं ले सकते, तो इसको कैश में लेना पड़ेगा क्योंकि ये बैन में है। राजेश जी, आपकी कैश में भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी? हाँ जी अनुज जी, मैंने जो लेवल मेंशन किया अभी वो कैश के ही मेंशन किया है। ओके, ठीक है, तो कैश में है ये, फ्यूचर्स में नहीं है क्योंकि फ्यूचर्स में आप ले नहीं पाएंगे, बैन में है ये, तो इसके लिए कैश की स्ट्रैटेजी है। मानस को जोड़ लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, आईटीसी पे बिकवाली करनी है। अगर आप आईटीसी के पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर बहुत क्लियर वीकनेस हम देख रहे हैं पिछले करीब 15-20 सेशन से। स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद वापस ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आईटीसी के फ्यूचर जो कि 445 के आसपास चल रहे हैं, वहां पर बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेज 450 के ऊपर के रहेंगे, 450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और 435 रुपए 435 के टारगेट सेट करने हैं आईटीसी के फ्यूचर में। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 445 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 3 रुपए 85 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। और आई थिंक 8 से 10 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आईटीसी पर एक शॉर्ट का ट्रेड 445 का आप चाहे तो पुट लेकर चले, वहां पर हम मुनाफा वसूली क्लियरली देख रहे हैं बढ़ रही है, और अब शॉर्ट साइड की पोजीशंस आगे आप ले सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आ रहा है। इस बीच
राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं। अच्छा, राजेश अग्रवाल कुछ ही देर में आएंगे। अच्छा, एक खबर आ रही है रॉयटर्स के हवाले से, बड़ा फ्लैश निकल कर आ रहा है कि सरकार इंपोर्ट टैक्स, ईवीज पर जो इंपोर्ट टैक्स लगता है उसमें कुछ कटौती कर सकती है। ये करीब 15% टैक्स लगाने की बात हो रही है वर्सेस 100% जो कुछ गाड़ियों पर लगता है। हर्षिता, और इसमें एक्चुअली मैं पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि टेस्ला जो काफ़ी टाइम से मांग कर रहा है, क्योंकि टेस्ला को अगर आपको इंडिया में इनवाइट करना है तो इसके लिए जो टेस्ला ने कहा था कि पॉलिसी चेंज करिए आप, तभी हम इंडिया में एंटर करेंगे, और उसके लिए जो है ईवी जो टैक्स है, इम्पोर्ट टैक्स, उसको 15% करने की तैयारी वर्सेस 100% ऑन सम कार्स। ना मतलब सम कार्स, ऐसा नहीं कि सब में, और उसमें सिर्फ अगर आप लोकली बना रहे हैं ऐसा कुछ भी एक प्रोविजन शायद जोड़ा गया है। टाटा मोटर्स में एक नीजक रिएक्शन आया इसकी वजह से, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप बाहर की गाड़ियां आएंगी तो जो डोमेस्टिक गाड़ियां उस पर ऑब्वियसली उसको मार्केट को खाएगा वो। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो लेकिन ये रॉयटर्स की खबर है, ये क्लियर कर देते हैं। जी हाँ, तो ये एक इंटरेस्टिंग, टाटा मोटर्स, आप M&M, मारुति, सब पर नजरें रखिएगा। ये कार्स के लिए स्पेसिफिकली अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर कुछ और डिटेल आएगा तो उस पर नजरें डालेंगे, लेकिन हाँ, इन स्टॉक्स में कुछ मुनाफा वसूली। और मैं इनफैक्ट आज सुबह में ही पढ़ रही थी कि मारुति कह रहा है कि इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 15% दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता हुआ दिखाई देगा, तो ये एक ओवरहैंग रह सकता है इन काउंटर्स में। मानस, कोई ट्रेड दिख रहा है क्या टाटा मोटर्स में, जिस तरह का स्लाइस देखने को मिला है? तो देखिए, बिल्कुल ट्रेड मिल रहा है, और ट्रेड है वो बिकवाली करने का ट्रेड होगा, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हम पिछले करीब 15 सेशन से देख रहे थे, उसके लोअर बैंड को स्टॉक ब्रेक करने के लिए तैयार हो गया है। तो अगर ये 602, 601 के नीचे गया तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, और उस केस में कम से कम 570 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बिकवाली करने की राय रहेगी टाटा मोटर्स पे। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली करिए, 616 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 570 रुपए के टारगेट सेट करना है। $1,000 के ऊपर की जो गाड़ियां होंगी उस पर शायद ये लगता हुआ दिखाई दे सकता है, तो देखते हैं। ये तो फिर टेस्ला के लिए ही है। हाँ, ये तो टेस्ला के लिए। टेस्ला देखिए, आपको टेस्ला को लाना है इंडिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेस्ला को तो आपको लेके आना है इंडिया में, लेकिन कंडीशंस है। आई थिंक हार्ड नेगोशिएशन चल रहा है टेस्ला की तरफ से भी, यहाँ से भी। तो खैर, इसके लिए वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं, टाटा मोटर्स में इतना ज़्यादा रिएक्शन का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो JLR प्ले है वो इंडिया का नहीं है। Correct. टाटा मोटर्स का JLR तो इंडिया में तो हार्डली उनकी मार्केट है। टाटा मोटर्स के लिए तो मार्केट है चाइना, US और यूरोप, वो मेन मार्केट्स हैं उनके लिए। टाटा मोटर्स की यहाँ पे जो गाड़ी बिकती है नेक्सन, वो तो बहुत कम रेट में बिकती है मेरे ख्याल से। उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। उसका कोई कंपटीशन है भी नहीं, तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ टाटा मोटर्स के इस खबर पर अगर है तो नीजर्क है। खैर, एनीवे, राजेश अग्रवाल भी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। पहले इसी खबर पर आपका व्यू हो जाए, अगर ये इंपोर्ट टैक्स 100% से घटाकर 15% किया जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी, महर्षिता जी, जो भी पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा, ये न्यूज़ जो आई है ये एक नीजक रिएक्शन बिल्कुल टाटा मोटर्स पर दे रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं, जो 20 लाख 25 लाख ऊपर की रेंज की गाड़ियाँ हैं, उस पर फ़र्क पड़ता हुआ दिखेगा इंपोर्टेड कार्स में, अगर ड्यूटी कम होती है तो। क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि रॉयटर्स के हवाले से खबर है, अभी कोई पुष्टि हुई नहीं है सरकारी तौर पे, तो अगर ऐसा होता है तो जो हाई रेंज की गाड़ियां हैं उनकी बिक्री पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि फ़र्क पड़े। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि जो छोटे रेंज की या मिड रेंज की गाड़ियां हैं, उसमें एंट्री लेवल कार हैं, उसमें कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगर ये कोई नीजक रिएक्शन आता है या करेक्शन आता है टाटा मोटर्स या मारुति जैसे स्टॉक में, तो मैं समझता हूँ ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। कुछ दिनों से अच्छी खासी तेज़ी चल रही थी, लोग सोच रहे थे कि गिरेगा तो लेंगे, तो अगर इस न्यूज़ पे गिरता है तो मैं समझता हूँ खरीदारी करनी चाहिए। न्यूज़ पर खरीदारी का मौका 2% नीचे आ गया टाटा मोटर्स। एक जो हम अचानक नीजक रिएक्शन देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये लार्जली टेस्ला की जो कैटेगरी की गाड़ियां हैं उस पर रहेगा। अब मेरे को एक चीज़ याद है अनुज, जब ये टेस्ला ने कुछ बुकिंग्स खोली थी, कई सारे लोग थे और कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स थे जिन्होंने वो टेस्ला की गाड़ियां बुक की थी। उसमें से मुझे याद है विजय शेखर शर्मा ने खुद पर्सनली मुझे बताया था कि हाँ, मैंने वो गाड़ी बुक की है। इक्सिगो के फाउंडर थे जिन्होंने गाड़ी बुक की थी। कई वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने टेस्ला की कार्स बुक की थी, लेकिन उसके बाद वो टैक्सेशन वाला पंगा हुआ,
टेस्ला की डिलीवरीज में वैसे भी डिले हुआ था और कुछ लोगों ने फिर टेस्ला की बुकिंग कैंसिल करके Hyundai की कोना खरीदना शुरू की थी, क्योंकि वो भी एक महंगी गाड़ी है और अच्छी डिलीवरी है और उसकी यूजेज काफी ज्यादा बड़ी भी है। जो माइलेज कहते हैं, जो रन है पर चार्ज काफी स्ट्रांग है। तो अब देखना होगा कि वहां पर क्या वो रिवर्सल आता है, क्या फिर से उस कैटेगरी की गाड़ियों में वो कंपटीशन होगा जो आप मेंशन कर रहे थे, टाटा मोटर्स, मारुति और M&M, उस पर तो ज्यादा इम्पैक्ट है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इसमें फिर एक बार लेकिन ऐड कर दें हर्षिता, ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, रॉयटर्स की खबर है और CNBC आवाज़ ने इसको अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया है, तो जो भी है इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अभी के लिए तो यहाँ पर एक क्लियर कट नी जर्क रिएक्शन आता हुआ ना सिर्फ टाटा मोटर्स पर बल्कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी इस समय आप एक थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन देखेंगे। लेकिन देखते हैं फिर टेस्ला का इंडिया में, देखिए आना तो है टेस्ला को इंडिया में, ये इंडिया में आए बिना टेस्ला जैसी कंपनी का काम चलेगा नहीं, बड़ी मार्केट तो वही है। लेकिन कब आएगी और क्या ये पॉलिसी होगी और किस तरीके से पॉलिसी बदलेगी, इसका खैर अभी हमको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आज मार्केट का मूड भी खराब है ना, इसके लिए भी टाटा मोटर्स गिर गया। मतलब ये खबर अगर किसी और दिन आई होती, एग्जैक्टली, ये खबर किसी और दिन आई होती तो नहीं करता स्टॉक इतना, लेकिन आज आ गई तो इसके लिए स्टॉक गिर गया, क्योंकि आज मार्केट का मूड माहौल खराब है थोड़ा सा। उससे भी डिपेंड करता है कि कौन सी न्यूज़ कब आ रही है। चलिए अब बाजार पर वापस लौटते हैं। ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स में शामिल, लेकिन कुछ और स्टॉक्स दरअसल जो इस घंटे दबाव बना रहे हैं, उसमें आप देखिए स्टील कंपनियों को, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली बढ़ती हुई, टाटा स्टील जैसे पॉकेट्स में कुछ वीकनेस है। कविता जी, इन पर आपकी क्या राय रहेगी? सुबह में मुझे याद है, आई थिंक मानस ने ही JSPL पर एक शॉर्ट कॉल दिया था। ये JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में भी क्या मौका है अभी भी मंदी करने का? मॉर्निंग सेशन इवन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं मेटल्स में एक गिरावट देख रहे हैं। सो JSW स्टील काफी वीक लगा है काउंटर, यहाँ पर फर्दर डाउनसाइड आप देख सकते हैं। इन केस अगर 773 के लेवल्स टूटते हैं तो ये टच करने जा सकता है 765, 760 का एक इमीडिएट सपोर्ट होगा, वहां इसे एक बार फिर से लुक आफ्टर करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ 773 है, 765 के प्राइस टारगेट्स देखे जा सकते हैं, बट सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना ज्यादा सही होगा। सनराइज JSW स्टील आपकी स्क्रीन पे, ये ट्रेड जो था कल रचना जी की इसी कार्यक्रम में सेल कॉल थी और उन्होंने प्रीएम्प्ट किया था, अगर आपने ट्रेड किया भी हो तो प्रीएम्प्ट किया था कि 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज वॉलेट होगा और वॉलेट हुआ, डिसाइसिवली वॉलेट हुआ। मीनवाइल अभी हर्षिता ने और अनुज ने बहुत डेडिकेटेड डिस्कशन किया टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, इट्स नाउ 598 बिलो 50 एक्सपोनेंशियल एवरेज। प्लस आप M&M को भी देखिए, थोड़ा सा M&M भी कोलैप्स हुआ है और 1511 पर ये भी 20-day मार्केट ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट करके डे लो पर ट्रेड कर रहा है। मानस एक बार हल्का सा अपना व्यू जाहिर कीजिएगा M&M पे, क्योंकि M&M ने 10 अगस्त से पहले की सारी लोअर वाइल्ड शेडोज के तोड़ दिया है, वॉलेट कर दिया है। क्या M&M भी एक स्कोप मतलब रेस कर रहा है 1486 के लिए, 30 रुपए 28 रुपए के लोअर स्विंग टारगेट के लिए? बिल्कुल, देखिए M&M में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब इस बार पुल बैक देखने को मिला तो स्टॉक ने अपने पिछले हाईज को ब्रीच नहीं किया, वहां पर सेलिंग देखने को मिली, 20-day मूविंग एवरेज के नीचे अब स्टॉक फिसल गया है। तो करंट लेवल्स पे भी बिकवाली करने की राय रहेगी M&M पे। आई थिंक 1540 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आप बड़े सेट करिए। अब आपको 1450 तक के टारगेट्स पॉसिबल हो सकते हैं M&M में, तो आप M&M में बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। और आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन में ट्रेड ले लें, तो 1500 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 14.75 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 7 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में, जो कि 1500 का पुट ऑप्शन है, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। M&M आपकी स्क्रीन पे, ओके। इस पुट ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, मैं इसका प्रीमियम नोट करके रखता हूँ। 1500 की स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट एट द रेट 14 ग्रिप की है मानस ने। और मानस ने जो ITC की शॉर्ट कॉल ली थी, जरा एक बार प्लीज लेके आइए। वो शॉर्ट ट्रेड स्क्रीन पे गया था, आई मीन कुछ ट्रेड्स जो अब तक काफी अच्छे गए हैं वो अब टेलो पे आके ट्रेड करता, टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। टाटा मोटर्स, उसके बाद आप देखिए एक बार PVR, आज के दिन से बड़ी अच्छी आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी कि PVR शायद शूट अप करे, बट PVR थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है उसके बाद में, मतलब रेड में नहीं आया लेकिन हायर लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया। अब लेके आइए आपके स्क्रीन पे स्ट्रेंथ को, कुछ काउंटर्स जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लेट्स ब्रिंग भारती एयरटेल 873। एक बार राजेश सतपुते जी इसको चेक कीजिएगा, आज 20 डे को टेस्ट करता हुआ और
लोअर शैडो ने एग्जैक्टली ये रिफ्लेक्ट किया कि मैं प्राइस के तौर पे नीचे टिकने को तैयार नहीं हूँ। अभी अभी डे बाई मतलब टिक बाई टिक चार्ट्स पे डे हाई पे फ्लो कर रहा है। कोई व्यू आपका यहाँ पर? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट बहुत बढ़िया पिक है भारती, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप इसका एक डेली चार्ट देखें तो अगर आप देखें पिछले 3 दिनों में ये हल्का हुआ है, लेकिन इसने अपने 20 डे को रिस्पेक्ट दिया और ये रिगेन किया है। तो आज की इतनी वोलेटिलिटी में ये डेज हाई पे खड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनेगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 860 का, और इसका इमीडिएट जो सप्लाई पॉइंट है वो करीबन 880 का है, लेकिन चार्ट देख के लगता है प्रोबेबली ये 890 895 तक जाएगा। तो प्रोबेबली आज नहीं, नेक्स्ट वीक। लेकिन भारती का जो स्ट्रक्चर है वो बाजार के सामने अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ये भारती में अभी भी बनी हुई है, तो इट्स अ बाय। भारती एयरटेल अभी बाई साइड का ही ट्रेड है। चलिए कुछ और स्टॉक्स अब आपके लिए आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ ऐसे शेयर है जहां पर इस गिरते बाजार में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पर आज इसकी तेजी पर ब्रेक लगा है और थोड़ा सा रिवर्स किया में गया। 320 अंकों की गिरावट इधर है। लेकिन इस गिरावट के बावजूद कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उन्हीं कुछ शेयरों पर आज नजर डालेंगे यतिन के साथ। यतिन, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, बताइए क्या कुछ रेडार पर? बिल्कुल, और अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो जो बजर्स हैं आज के ट्रेड में, उनमें से शुरुआत करते हैं सिरमा एसजीएस से। ये कंपनी हमको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और यहाँ सत्येंद्र सिंह को इन्होंने सीईओ नियुक्त किया है। ये नोकिया की पेडिग्री से आते हैं और लगभग 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और ये मैनेजमेंट चेंज के चलते स्टॉक में आज 8% तक की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा केन्स टेक में भी आप देखेंगे कि कर्नाटका सरकार के साथ इन्होंने सेमीकंडक्टर टेस्टिंग प्लांट लगाने की जो एमओयू है वो साइन कर दी है, और कुल मिला के लगभग 3,750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद भी स्टॉक में लगभग 7-8% की तेजी देखने को मिल रही है। वीएसटी टिलर्स, इन्होंने यूएस की एक कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक टिलर्स बनाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। स्टॉक नए 52 वीक हाई पे है और स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुल हाउसिंग, इन्होंने अपने जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं 250-300 मिलियन डॉलर्स तक के, वो फिर से एक बार चुका दिए हैं। और ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया, ये भी एक स्टॉक फोकस में, क्योंकि ईटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो टेलीकॉम मंत्रालय में कंपनी ने एक बिजनेस प्लान सबमिट किया है, उसमें कुछ ही दिनों में फंड रेज क्लोज होना चाहिए। ऐसा बयान आने के बाद स्टॉक में 6% की तेजी। और जियो फाइनेंशियल, ऑब्वियसली स्टॉक लोअर सर्किट पे था, वहाँ ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। इनफैक्ट आज कुल मिला के 20 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है काउंटर में, और स्टॉक में 1% की तेजी लगातार लोअर सर्किट दिखाने के बाद। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में रहे। राजेश जी, जियो फाइनेंशियल पर क्या व्यू है आपका? राजेश अग्रवाल जी। हेलो। हाँ राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू जियो फाइनेंशियल पर? जियो पे हम बहुत बुलिश है। कल भी हमारी आशीष जी से बात हो रही थी सासबहू और सेंसेक्स पे। उस समय भी मैंने यही कहा था कि 200 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे हमारी ख़रीदारी रहेगी, और एग्जैक्टली 202 रुपये से ही वो घुमा है। और जिस तरीके के वॉल्यूम आज हुए हैं उसे देखकर ये लगता है कि जो ओवरहैंग इंडेक्स फंड वालों की बिक्री का या ETF वालों की बिक्री का था, वो कुछ हद तक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है जिस तरीके की वॉल्यूम हुई है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल इस वक्त कोई विशेष अनाउंस्ड है नहीं, लेकिन ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जो करार किए हुए AMC लॉन्च करने के, या इंश्योरेंस में जिस तरीके की बातें हो रही है इनके आने का, या 6.1% स्टेक इनका जो रिलायंस में है, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम इसमें बहुत बुलिश है। और साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें कामत साहब, हितेश सेठिया साहब, चंद्र सिंह अत्रा साहब जो हेल्म पे हैं, तो एक उम्मीद बनती है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका डेटाबेस है, फिर वो रिटेल की वजह से, रिलायंस रिटेल की वजह से हो या जियो टेलीकॉम की वजह से हो, उस डेटाबेस को ये लीवरेज करके एक बहुत अच्छा मुकाम कायम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिनका भी लंबी अवधि का नज़रिया हो, लंबी अवधि का से मेरा मतलब कम से कम आपको 12 से 18 महीने की अवधि में निवेश का नज़रिया हो, बिल्कुल निवेश करें इस लेवल्स पे। मैं नहीं जानता और नीचे लोअर सर्किट लगेंगे या नहीं लगेंगे, और 10, 20, 25 रुपया नीचे जाएगा या नहीं, बट अगर आपका 12 से 18 महीने का नज़रिया है और आपकी रिस्क अपटाइट आपको अलाउ कर रही है तो इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए।
अपॉर्चुनिटी दरअसल लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए जियो फाइनेंशियल में है, ये राजेश जी का मानना है। अच्छा राजेश जी, सिरमा या केन्स, इन दोनों में आपकी क्या फंडामेंटल पसंद होगी उस पर मैं आऊंगी, लेकिन काबा साहब, सिरमा एसजीएस जैसी कंपनी देखिए, रीसेंट लिस्टिंग है और हमने देखा है यहाँ पर वो ईएमएस में पीएलआई स्कीम आने के बाद से ही तेजी बनती दिखाई दी। आज नए मैनेजमेंट की घोषणा के बाद स्टॉक में और हवा आई है। चार्टिकली अब आप क्या लेवल आगे परख रहे हैं, क्या आ सकता है? वेल चार्टिकली अच्छा लगता है, रीसेंट लिस्टिंग है लेकिन बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद जो मूव मिला है बहुत बढ़िया मिला है। ट्रेड कर रहा है 536 पर सिरमा के नाम मुझे पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे अच्छा लगता है। 5-7 दिन हफ्ते का कंसोलिडेशन के बाद जो मूव मिला है, लगता है हायर जोन देखेंगे। यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ओपन एरिया है। स्टॉप होगा 530 का, शायद 575 580 ये जोन है, वहां तक जा सकता है, पॉसिबली 600। तो यस, इट्स अ बाय एंड होल्ड स्टॉक। 570 580, इनफैक्ट इस पर कल भी मेरे ख्याल में आशीष चतुर्मोता अपनी राय दे रहे थे और यहाँ पर एक और डेवलपमेंट आया है। अग्रवाल साहब, आपकी क्या राय रहेगी? एक तो सिरमा में नया मैनेजमेंट जो नोकिया में काफी समय बिता चुके हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, और ईएमएस स्पेस में हम देख रहे हैं किस तरह का फोकस अब सरकार का आ रहा है। दूसरी तरफ केन्स जो लार्जली एक इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है, और उन्होंने जो करार किया है सेमीकंडक्टर असेंबली लाइन के लिए, टेस्टिंग के लिए और पीसीबीज के लिए। देखिए, हम इस दोनों में सिरमा में ज़्यादा बुलिश हैं और हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रहे हैं। इंजीनियरिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, 11 प्लांट हैं इनके, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और नए मैनेजमेंट जो नोकिया से आए हैं उससे भी बहुत उम्मीद बनी है। बस एक ही दिक्कत है कि जो 1 साल इनका लॉक इन है आईपीओ के बाद का कुछ निवेशकों का, वो ख़त्म हो गया है, तो वहाँ से हो सकता है कि थोड़ी सप्लाई आए, लेकिन फंडामेंटली मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बिल्कुल निवेश की सलाह रहेगी। केन्स टेक्नोलॉजी आपकी स्क्रीन पे 1984 पे आके ट्रेड करती हुई है। खैर, अभी तक कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ जितने ट्रेड्स हमने लिए काफ़ी अच्छे सक्सीड भी हुए हैं, और एक बार अब लेके आइए, मैं एक ट्रेड जो पिक किया गया था उसी का एक सेकेंडरी ट्रेड और दूंगा। कविता जी ने जेएसडब्ल्यू स्टील को शॉर्ट साइड पे पिक किया था, लेकिन मानस, अब आप जेएसपीएल को देखिए, आज के इसके शॉर्टिंग के क्वांटम को देखिए, और इसने मतलब मिड जुलाई से लेकर अब तक का जो पूरा का पूरा बेस है वो वॉलेट कर दिया। कल रिवर्सल था, आज एक्सटेंड किया अपने लॉसेस को। मानस, यहाँ पर क्या व्यू आपका? क्योंकि मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, जरा आप एक बार प्लीज़ निफ्टी मेटल इंडेक्स देखिए एट 6528। ये इंडेक्स भी अब 20 डे की ट्रेजेक्ट्री को सरेंडर कर रहा है। हमने ये देखा था इंसिडेंट लास्ट टाइम जून लास्ट वीक में, और उससे पहले देखा था मई 2022 में। यानी इंडेक्स और दो सबसे चले हुए स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स हो रहे हैं। जेएसपीएल पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा व्यू निगेटिव है। आज मॉर्निंग में सबसे पहला कॉल मेरा जिंदल स्टील पे ही था, वो बिकवाली करने का ट्रेड था, और मैंने मेंशन किया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो अगर ये इसने नेकलाइन ब्रेक किया तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मॉर्निंग में हालांकि मेरा टारगेट 638 था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, लेकिन अब नेकलाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो आप 50 रुपए लेस कर दीजिए 640 में, तो करीब 590 रुपए तक के भाव पॉसिबल हैं जिंदल स्टील में। तो अब ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर उछाल पे बिकवाली करने जैसा होगा, और आप खरीदारी आप तभी करिएगा जब 660 के ऊपर निकले, तो हर उछाल पे बिकवाली करिए, 660 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे 590 रुपए के टारगेट सेट करिए। जेएसपीएल वीक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, पिछले मैं 10 मिनटों में देख रहा हूँ काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई है। मीनवाइल जरा एक बार इवेंट से पहले थोड़ा सा रिलायंस को डिस्कस कर लेते हैं। अभी याद रखिएगा हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्कस किया था, बट निफ्टी के स्ट्रक्चर को, इस स्टॉक का बड़ा दरबदार होता है कोलैप्स या फिर पुल बैक में। आज सुबह का इसका लो जो था रिलायंस का, अगर आप डेली चार्ट्स पे देखें तो वो था लगभग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट क्योंकि आज फॉर्मेशन वीकली चार्ट्स की है, आपकी राय कविता रिलायंस पे क्या बन रही है? 2467। ऑल दो अभी भी इस बड़े इवेंट से पहले इसकी पूरी की पूरी मिड जुलाई से लेकर अब तक की ट्रेजेक्ट्री कायम है, 10 वेमा कायम है। आप कैसे रीड कर रहे हैं रिलायंस को इवेंट से पहले? या तो बेसिकली अपने एक सपोर्ट लेवल पर खड़ा हुआ है, लाइक 50 EMA को भी इसने संभाला है, तो मुझे लगता है अगर कोई
इस पर इवेंट के चलते इसमें पोजिशनिंग करना चाहते हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए। 2440 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें या एक बुल स्प्रेड के साथ अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं, जहाँ 2500 का कॉल बाय करें और ऊपर 2800 का कॉल सेल करें अगले महीने का, वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। या अगर यहाँ से फ्यूचर्स में पोजिशनिंग करना चाह रहे हैं तो 2440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और अपसाइड मूव ऑफ 2526 2540 के लेवल्स के। चलिए, रिलायंस आपके स्क्रीन पे इस वक्त देखिए डीलों से तो काफ़ी सब्सटेंशियल रिकवरी है, बट रिलायंस क्योंकि अब सोमवार को देखिए एजीएम है अनुज, रिलायंस ने हालांकि वीकली चार्ट्स पे एक लेवल बचा लिया, बट इस एजीएम से जाने से पहले हमने देखा है लोगों को कि लोग ग्रिप करते हैं इस इवेंट को प्ले करने के लिए। इस बार थोड़ा सा इन्वर्स हुआ है, मतलब पहले छूट गया है माल और इवेंट बाहर अगले दिन खड़ा हुआ है। रिलायंस की प्लेसमेंट कैसी लग रही है? हाँ वो ठीक है वीरू, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। अब देखिए रिलायंस प्लस जियो देखेंगे आप अभी के लिए, जो कंबाइंड प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 220 रुपये जियो है, 220-230 रुपये, उसको अगर आप ऐड कर दें तो 2700 रुपये पहुँच गए आप। 2856 इसका हाई था, ठीक है, तो मतलब हाई से करीब करीब 150 रुपये नीचे, करीब करीब 4-5% का करेक्शन, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन मार्केट में जिस तरीके से बस चल रहा है, मेरे को बस डर ये लग रहा है कि अगर एजीएम में ऐसा कुछ नहीं आया जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग हो, मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग क्या हो सकता है, अब रिटेल का भी हमको पता है कि फंड रेजिंग आ गई, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं आने के लिए। अगर आप रिलायंस का हिस्टोरिकल एनेक्डोटल एविडेंस उठा कर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि नॉर्मली एजीएम से पहले इसमें करंट होता है, एजीएम के बाद एक्चुअली कुछ खास करता नहीं है ये स्टॉक का। अब जैसे आपने बोला इस बार कोई खास करंट आया नहीं, तो क्या पोस्ट एजीएम आएगा वो कहना थोड़ा टफ होगा। लेकिन अगर आप इस होप में जा रहे हैं कि एजीएम की वजह से स्टॉक चलेगा और कुछ आ जाएगा, तो वो प्योरली होप होगी, वो एक तर्क संगत ट्रेड नहीं होगी मेरे ख्याल से। और मैं तो हमेशा कहता हूँ इवेंट हो जाने दीजिए, इवेंट का एक बार पूरा जिस निकाल लीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। कल एजीएम होगी, 2 बजे शुरू होगी और मोस्ट लाइकली आपको पूरी एजीएम मार्केट आवर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक मौका मिलेगा एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेने का कि आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, इंडेक्स पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल से मंडे तक वेट कर लेते हैं, प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, और याद रखिएगा जो भी बातचीत हुई अभी रिलायंस पे, अनुज ने जो भी टिप्पणी करी, जो प्रश्न मैंने पूछा, सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और ये बातचीत रिलायंस और इंडेक्स पर उसके लाइकली होने वाले इम्पैक्ट को लेकर हमने करी थी। प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित करें। इस बीच एक बार आईटीसी जो है वो डीलों पर आता हुआ 444.50। मानस कोई थॉट कवर करें क्या यहाँ पर 2-2.5 रुपए के इस बड़े फ्रैक्शन के बाद? नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बड़े मूव का वेट कर लें। आई थिंक 100 मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, तो शायद 10 रुपए का डाउन साइड आपको करंट लेवल से भी आईटीसी में देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी के शॉर्ट साइड के ट्रेड को होल्ड करना है। अच्छा, इस बीच ईवी को लेकर हम कुछ ही देर पहले डिस्कशन कर रहे थे और इस पूरे स्पेस में हाल फिलहाल में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। जेबीएम ऑटो एक स्टॉक है जो रफ्तार में रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों में देखे स्टॉक ने करीब करीब 26% तक के रिटर्न्स दिखाए हैं और एक बड़ा ट्रिगर तब आया था जब कैबिनेट ने ई बस सर्विस को मंजूरी दे दी थी, जहां पर बड़े पैमाने पर दरअसल ई बसेस को सरकार दरअसल खरीदती हुई दिखाई देगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के साथ शुरुआत होगी इस पीएम ई बस सर्विस के प्लान की और लगभग 57,600 करोड़ तक का यहां पर इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ये कितना बड़ा गेम चेंजर है इस सेक्टर के लिए। जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और एमडी निशांत आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये जो ई बस स्कीम है ये डेफिनेटली एक बड़ा पुश देने वाली है आप जैसे प्लेयर्स को जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। कितने शहरों में आपको औसतन आइडिया है सरकार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अग्रेसिवली लेकर जाना चाहेगी? कितना स्केल देखने को मिल सकता है आपके ऑपरेशंस में उसके तहत भी? तो जो ये पीएम ई बस सेवा प्रोग्राम है ये करीबन 150 प्लस सिटीज में डिप्लॉय किया जाएगा अक्रॉस इंडिया और ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फेम स्कीम है मोस्ट प्रोबेबली उसका नेक्स्ट वर्जन आएगा जिसको शायद फेम 3 कहा जाएगा, जो कि
4 मिलियन प्लस सिटी से फोकस कर रहा है, और जो ये प्रोग्राम है ये 3 लाख से 4 मिलियन तक की सिटीज को फोकस करेगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, करीबन 10,000 बसों का, जिसके लिए 57,000 करोड़ का प्रोग्राम है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोकल प्लेयर्स के लिए। हमारा आज के दिन करीबन 30% प्लस मार्केट शेयर है with the 5,000 electric bus order book which we are deploying in next 12 months, and with the capacity of 20,000 electric buses in place, which is the largest capacity in the country, we are very well positioned to definitely execute this project in multiple cities across India. But definitely इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आएगी, जैसे ही इसका फाइन प्रिंट और सिटी का है, तो वो हमारे लिए किसी भी एंगल से नई ऑर्डर बुक इज नॉट अ चैलेंज, बिकॉज करेंटली वी हैव लॉट ऑफ रूम अवेलेबल। ओके, एक और चीज़ है, मैं अगर कुछ और सेगमेंट्स की बात करूँ, OEM सेगमेंट में आपने इस पिछले क्वार्टर में रिपोर्टेड नंबर्स के दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दर्ज की थी। आई मीन ऑलमोस्ट आपके जो इसमें रेवेन्यू थे उसमें करीब 73% का इजाफा था। अभी यहाँ पर कैसी एक्सपेक्टेशन है OEM डिवीजन में आपकी इस क्वार्टर में और अगले 2 क्वार्टर्स में? हाँ नहीं, हम लोग इस साल में वी आर सीइंग अबाउट 6,000 करोड़ ऑफ टॉप लाइन फॉर JBM Auto, एंड डेफिनेटली विल बी लुकिंग टू मेंटेन द मार्जिन्स बिटवीन 11 to 12% फॉर JBM Auto एज अ होल। कुछ देर पहले निशांत, एक खबर रॉयटर्स पर हम पढ़ रहे थे कि शायद एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जा रही है जहां पर ऑटो मेकर्स को फुल्ली बिल्ट ईवीज इंडिया में इंपोर्ट करने की इजाजत मिलेगी, और इंपोर्ट टैक्स जो इस समय लगभग 100% है उसे लगभग 15% तक लाया जा सकता है। ये जहां तक इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, ये लार्जली कार्स को अप्लाई करेगी जो $40,000 एंड अबव है। आई एम गेसिंग दिस इज प्राइमरीली फॉर टेस्ला, और उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड या फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश है। लेकिन इस तरह के मूव्स क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं भारत की ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम पर? नहीं, देखिए अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग इम्पैक्ट होगा, बिकॉज कुछ कॉस्ट कंपेरेटिव सेगमेंट्स हैं, वेदर यू सी इन पैसेंजर व्हीकल्स या 2 व्हीलर्स या बसेस में, एंड कुछ लग्जरी सेगमेंट्स हैं। आई थिंक इनकी वायबिलिटी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ही आएगी, बिकॉज कंपेरेटिव सेगमेंट्स में इंपोर्ट करके उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ आज के दिन जो स्केल नया डेवलप हो रहा है और लोकलाइजेशन हो रहा है, उस लोकलाइजेशन के बेस पे the local companies will have a huge competitive edge. So eventually all the players who are looking to import their products today also would be looking to manufacture them locally in the longer term, given the scale and size which the industry is moving towards. निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो ये इस समय JBM ऑटो से बात। 2% स्टॉक ऊपर, आज काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर रहा है पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक। एक काम करते हैं, समित को जोड़ लेते हैं, फिर 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। समित, गुड आफ्टरनून, आपकी स्टॉक पिक्स। गुड आफ्टरनून। देखिए, थोड़ा पेंट स्टॉक्स में हमने हरकत आना चालू किया है। लास्ट 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स में एक अच्छा ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स हमें करंट लेवल पे अच्छा लग रहा है। एक अच्छे खासे रैली के बाद उसने प्राइस रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है और इंपॉर्टेंट क्लस्टर के आसपास ही उसने सपोर्ट लेके लास्ट 2 दिनों से एक अच्छा यूटर्न लिया हुआ है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए भी ये स्टॉक एक अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है, जहाँ पे 3320, 3350 के एशियन पेंट्स के टारगेट होंगे। करंट लेवल पे अगर कोई बाय करता है तो 3215 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस, आपके पास आ रहे हैं सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है, 1086 के लेवल्स पर है। 1101, 1110 के प्राइस टारगेट्स के लिए चोला फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1074 का एक स्टॉप लॉस है। चोला, ये हो गई कविता जी की पिक। राजेश जी, आपका मिड कैप फंडा। बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म करता हुआ ये सेक्टर और ये स्टॉक, मुझे लगता है कि अब वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। हालांकि पहली तिमाही के नतीजे खराब आए थे, लेकिन वो इस कारण से थे कि कॉटन के प्राइसेस रशिया यूक्रेन के बाद से भी बहुत बढ़े हुए थे, जो अब करेक्ट कर चुके हैं। जो हाई प्राइस्ड इन्वेंट्री थी वो भी क्लियर हो चुकी है। और अगर आप देखो तो एक लीडिंग प्लेयर है निडवेयर इंडस्ट्री में,
स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ा है, उसका एक बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है कंपनी इस वक्त डेट रिडक्शन पे पूरी फोकस की हुई है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे फोकस की हुई है जहां मार्जिन्स हाई हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कम से कम 300 रुपये के टारगेट को मीट कर सकता है। तो हमारी रूपा पे बाय कॉल रहेगी 300 रुपये के टारगेट के साथ। मैं आपके लिए सारे वो स्टॉक्स रिकैप कर देती हूँ जो हमारे 4 जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं। शुरुआत एक शॉर्ट ट्रेड के साथ हुई। जाइडस लाइफ का पुट की सलाह दी है मानस ने 16 के टारगेट के लिए 8 रुपए पर सुझाया गया था, 9.45 तो हो ही गया स्क्रीन पर, 4 का आपने स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी तरफ फिर आया बजाज फिनसर्व पर एक बाय कॉल, 1540 का टारगेट, 1485 के आसपास तक का स्टॉप लॉस बजाज फिनसर्व पर राजेश सातपुते ने दिया है। कविता जैन कह रही है कि चोला इन्वेस्टमेंट में आप तेजी करके चलें, 1100 और आगे 1110 के टारगेट्स रहेंगे, 1074 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और रूपा पर एक बाय कॉल इस समय दे रहे हैं राजेश अग्रवाल साहब, जहां पर टारगेट इनका 300 पर आ रहा है। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स जहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई। अच्छा, इंडेक्स की चाल में वैसे कोई खास बदलाव है नहीं, जितनी बिकवाली पहले दिख रही थी वो अभी भी है। टाटा मोटर्स, मारुति, M&M ये सारे नेगेटिव साइड पर, और इनमें आप डॉक्टर रेड्डीज को भी जोड़ सकते हैं जहां पर करीब करीब 2% तक का नॉक लगा है। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज पर मेरे ख्याल में कल रचना भी एक शॉर्ट कॉल दे ही रही थी। समित, इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? 5788 के आसपास DRL। देखिए हर्षदा, ओवरऑल फार्मा स्पेस में हमने रिसेंटली काफी एक स्ट्रॉन्ग बज देखा था। थोड़ा लास्ट 3-4 दिनों से हमने देखा है कि उसमें थोड़ा पॉज आया है। डॉक्टर रेड्डी ने जो एक वर्टिकल रैली 4400 से दी थी, कंटिन्यूस रैली टुवर्ड 6000, तो थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में थे, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है। ये और थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, जैसे ये 5720 का लेवल ब्रेक करता है जो इसका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो इसमें ये और एक्सटेंशन 5600, 5550 तक होगा। बट जो ओवरऑल बायस है, अंडरटोन है, जो मेजर ट्रेंड है, वो अभी भी स्ट्रांगली बुलिश रहेगी। तो इसलिए कोई भी मेजर डिप्स आते हैं तो वहां पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी डॉक्टर रेड्डी में भी देखनी चाहिए। ओके, अच्छा एक बार जरा HDFC बैंक वापस लेकर आते हैं। 1560 पर ये स्टॉक, और अब इसकी सिग्निफिकेंस समझिए। अब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम करीब 1549, 1550 पर 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है इस समय, और अब हम आ गए हैं 1560 पर, मतलब काफ़ी करीब 200 डे मूविंग एवरेज के। मानस, ये काफ़ी परेशान कर रहा है बैंक निफ्टी को। क्या 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे की जगह दिख रही है आपको यहाँ? बिल्कुल, देखिए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज HDFC बैंक ने पहले ही ब्रेक कर दिया था। अगर हम देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न बना था और उसका ब्रेकडाउन हमें आज देखने को मिला। 1580 के स्टॉक नीचे गया। अब अगर हम इसके टारगेट सेट करने होंगे अनुज जी, तो शायद मैंने मॉर्निंग में भी इसको डिस्कस किया था, 1510 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अभी भी करंट लेवल से भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो अभी भी आप एक बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1580 के आसपास के रहेंगे और नीचे की तरफ 1525 और फिर 1510 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं HDFC बैंक में। जय, चलिए अब थोड़ा सा फंडामेंटल पे बातचीत करते हैं। राजेश जी को भी इंक्लूड करेंगे और उसको भी इंक्लूड करते हैं इसमें। ये HDFC बैंक की बात होगी। क्लोज काफ़ी ख़राब है, और अब लिखिए जरा बजाज फाइनेंस सुबह से काफ़ी अच्छी खासी मजबूती है। और अनुज, ये चर्चा का विषय काफ़ी समय से रहा था कि जियो के मैदान में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती बजाज फाइनेंस को पड़ेगी। ये रीडिंग, ये एनालिसिस काफ़ी समय से हो रहा था, और मुझे याद है अच्छी तरीके से जिस दिन लिस्टिंग हुई थी जियो की, उस दिन गुरमीत थे हमारे साथ, उन्होंने कहा था कि माइट बी जियो विल गो फॉर सम इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। बट स्टिल आप बजाज फाइनेंस को देखिए, बाजार ने बहुत रिस्पेक्ट दी इसको, अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल। तो बाजार कहीं ना कहीं इस थ्योरी में बिलीव करता है कि मार्केट एक्सपेंड होगा, वो एक बेनिफिट है बजाज फाइनेंस के लिए, जियो के लिए भी। तो वो कोई नेगेटिव नहीं रीड किया बजाज फाइनेंस के लिए ज़्यादा बाजार ने। तो करना भी नहीं चाहिए था वीरू, एक्चुअली मतलब मेरा तो क्या शुरू से व्यू था, इवन जब बजाज फाइनेंस गिर रहा था तब भी, कि एक इनकम्बेंट को सिर्फ आप इसलिए नहीं पनिश कर सकते क्योंकि एक कोई दूसरा प्लेयर आ रहा है। दूसरे प्लेयर को पहले अपने आप को प्रूव करना है। और ये जो फिन सर्विसेज बिजनेस है वो इतनी आसानी से मतलब सिर्फ आपके पास स्केल है उसकी वजह से नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं, उसको सबसे ज़्यादा M&M फाइनेंस नहीं वो करता है, फाइनेंस करता है। एयरटेल के पास तो सब कुछ था, पूरा नेटवर्क वगैरह सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो उस बिज़नेस में इतना अच्छा नहीं कर पाया। तो कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, ऑब्वियसली
रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड मच बेटर रहा है, चाहे वो रिटेल हो चाहे जियो उसको लेकर, तो इसके लिए एक स्वाभाविक है, ये बनता है कि शायद वो इस बिजनेस में बेटर करेंगे कंपेरेटिवली, वो करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन उसकी वजह से करेक्ट हो चुका था बजाज फाइनेंस ऑलरेडी, और बजाज फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर बार जब भी करेक्शन आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, जितनी बार करेक्शन आई है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है यहाँ पर। जी हाँ, आप रिलायंस के बेंच पे डिस्कशन सुन रहे हैं, इसमें न्यूट्रल व्यू भी देते हैं। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू क्या है? प्लीज़ एक सैलरी डिस्क्लेमर है, आपके स्क्रीन पे जो चैनल देख रहे हैं आप, मतलब आवाज़ पे जो डिस्कशन देख रहे हैं, इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। लेकिन मैं जा रहा हूँ राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, आपका व्यू बजाज फाइनेंस पे जो स्टेबिलिटी इसने 7200 के प्राइस पे दिखाई है, इसका ऑल टाइम हाई क्लस्टर जोन है 78-7900, इस प्राइस पे आपका आउटलुक? आप एक जियो पे व्यू प्रेजेंट कर चुके हैं, बट आपका एक व्यू बजाज फाइनेंस पे? देखिए, अभी अनुज जी ने कहा ना कि सिर्फ कोई नया इनकम्बेंट आएगा इसलिए पुराने की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी या वो कंपनी बंद हो जाएगी या कुछ मने नेगेटिव सोचना, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात है। जियो आ रहा है नो डाउट, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। जो लोग क्रेडिट में सामान लेते हैं, ईएमआई में सामान लेते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर सिर्फ बजाज फाइनेंस की इस वक्त बात की जाए तो अगर आप देखेंगे तो इनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइजी है ना, बहुत डाइवर्सिफाइड है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं, जिसके कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम रहते हैं। AAA की रेटिंग है, और किसी को बहुत ज़्यादा सेफ भी खेलना हो बजाज फाइनेंस में तो मैं समझता हूँ, और डिलीवरी लेनी हो लंबी अवधि के लिए, तो मैं समझता हूँ कि बजाज फिनसर्व में जा सकता है, जहाँ पर कि ये होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस की। इसके अलावा उसमें इंश्योरेंस के, दोनों इंश्योरेंस के बिजनेस है, लाइफ और नॉन लाइफ। उसके अलावा AMC का लाइसेंस उन्हें मिल चुका है। उनकी खुद की जो फंडिंग NBFC की बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। तो हम इस दोनों ही B2 कंपनीज में, फिर वो चाहे बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व हो, बुलिश रहे हैं। खास करके बजाज फिनसर्व में हमारे क्लाइंटों को लगातार बाई की कॉल दी है। बजाज फिनसर्व इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर क्लियरली, और बजाज फाइनेंस में भी इंटरेस्ट कायम है, तेजी की पोजीशंस बनी हुई हैं। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक ब्रेक। 19,280 के लेवल्स पर निफ्टी को छोड़ रहे हैं इस घंटे, 105 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 275 पॉइंट नीचे और मिड कैप में भी 260 अंकों का नुकसान है। आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में उतरेंगे और ऑफ कोर्स इस हफ्ते की क्लोजिंग कहां पर आकर टिकती है उस पर बातचीत होगी। साथ ही बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में SBI म्यूचुअल फंड के CIO ऑल्टरनेटिव्स गौरव मेहता, उनसे भी करेंगे बातचीत ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं SBI म्यूचुअल फंड के CIO ऑल्टरनेटिव्स गौरव मेहता। गौरव, गुड आफ्टरनून। काफ़ी नर्वसनेस मार्केट में इस समय, शायद जैक्सन होल से पहले। आपका इस समय क्या व्यू है मार्केट को लेकर इस तरीके के एनवायरनमेंट में, जहां हमने एक वापस अपवर्ड प्रेशर देखा है डॉलर इंडेक्स पर, बॉन्ड यील्ड्स पर? क्या व्यू होगा आपका? जी हाँ अनुज, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। पहली बात, धन्यवाद मुझे एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए। तो इस समय जो सबसे बड़ा जो एक इवेंट है वो जैक्सन होल है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स काफी जोर से ऊपर आ गए हैं, और उसके चलते आपने देखा है कि ओवरऑल ना सिर्फ US मार्केट में थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल इंडिया में भी जो फॉरेन फ्लोज हैं वो काफी ठंडे हो गए हैं। इनफैक्ट फॉरेनर्स काफी समय से अब बिकवाली करने लगे हैं फिर से इंडियन मार्केट्स में। और ये हमने हिस्टोरिकली कई बार देखा है कि जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं जोर से, वो इक्विटी मार्केट्स पे डाउन साइड प्रेशर डालते हैं वैल्यूएशंस के लिहाज से। और अगर आप देखें कि जो अभी करंट पूरा रैली शुरू हुआ था मार्च एंड के आसपास, तो आई थिंक दो चीजें जो चेंज हो रही थी वो यही थी। पहला, इंडिया में बॉन्ड यील्ड्स नीचे आने लगे थे, और दूसरा US बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे आने लगे थे, जिससे कि वैल्यूएशंस पर इक्विटीज में एक ऊपर का रास्ता खुल गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ US बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए हैं, बल्कि इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स में भी एक अपवर्ड प्रेशर देखने को मिला है। तो उसके चलते हमें लगता है कि ये जो वैल्यूएशंस हैं वो अब थोड़े महंगे लगने लगे हैं इक्विटीज के ऑन अ रिलेटिव बेसिस टू बॉन्ड यील्ड्स, एंड एज अ रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ समय तक इक्विटी मार्केट्स थोड़ा प्रेशर में दिखें या थोड़ा साइडवेज चले जाएं।
और एक बड़े अपमूव के लिए इक्विटीज में हमें लगता है कि एक बड़ा डाउनसाइड बॉन्ड इसमें पहले आना जरूरी है। और उस लिहाज से अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये समय सही है जब आप बॉन्ड्स, इक्विटीज और शायद थोड़ा गोल्ड और अदर कमोडिटीज के चलते एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलें। ओके, बैलेंस अप्रोच लेकर चलेंगे। अच्छा, बाय द वे एक बार जरा टाटा मोटर्स का चार्ट लेकर आइए, वो जो नीजर का आया था उसमें काफ़ी हद तक थोड़ा सुधार आया। गौरव, ऑटो स्पेस में अब आप बुलिश हैं क्या? जिस तरीके की रैली हमने देखी है पिछले 6 महीने में, उसके बाद क्या यहाँ पर अभी भी स्पेस है? आई थिंक अनुज, हम ऑटो को थोड़ा 2-3 टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं तो पैसेंजर व्हीकल एक बड़ा सेगमेंट है, टू व्हीलर दूसरा बड़ा सेगमेंट है, और तीसरा बड़ा सेगमेंट है जो ये कमर्शियल व्हीकल्स और एमएचसीवी ट्रक्स वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, और तीनों के काफी अलग अलग ड्राइवर्स हैं। तो इन तीनों में आई थिंक जो एमएचसीवी सेक्टर है, जो इकोनॉमी से लिंक्ड है, वो हमें लगता है एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। और ऑब्वियसली उसमें अपनी साइकिल्स चलती हैं, लेकिन ओवरऑल जैसे कि इकोनॉमी अगले 3-6 साल के लिए अगर अच्छा रहने का अनुमान है तो एमएचसीवी 3-6 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। लेकिन जो बाकी दो पैसेंजर रिलेटेड सेक्टर हैं, चाहे वो कार्स हो चाहे टू व्हीलर्स हो, उनमें हमें लगता है कि इस समय इन्वेस्टर्स को ज्यादा रुख करना चाहिए टू व्हीलर्स की तरफ, फॉर द सिंपल रीजन कि जो टू व्हीलर्स है वो कोविड के बाद उतना जोर से रिकवर नहीं हो पाया था, क्योंकि ये एक मास बेस्ड प्रोडक्ट है और इन्फ्लेशन के चलते जो मास कंजम्पशन है इंडिया में उसमें बड़ी तेजी देखने को मिली नहीं अभी तक। लेकिन अब जैसे कि जो पूरा ग्लोबल स्लोडाउन हम देख रहे हैं, उसमें अगर एक सिल्वर लाइनिंग है तो वो ये है कि इन्फ्लेशन ओवरऑल, कमोडिटी नीचे आए, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, और उसके चलते अगर आप देखें तो मास कंजम्पशन को बेहतर करने की उम्मीद है। तो उस लिहाज से टू व्हीलर्स अगर इन तीनों पॉकेट्स में आप देखें कि अगले 3-6-9 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सेक्टर हमें सबसे अच्छा लगता है विद इन ऑटोज, तो मेरे ख्याल से वो टू व्हीलर सेक्टर है। ओके, टू व्हीलर्स में एक अपॉर्चुनिटी। जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे गौरव, इस समय हम देख रहे हैं कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी आ रही है, भारत में भी स्पेशली वेजिटेबल प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आता है वो थोड़े से लैग के साथ आता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, कंसिडरिंग आज हम वो आरबीआई की एमपीसी के मिनट्स पढ़ रहे थे जहां पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आरबीआई का अगला कदम क्या रहेगा। होपफुली आज जैक्सन होल में जो फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन आकर बयान देंगे इन्फ्लेशन पर, उनकी इकोनॉमी और उनका स्टांस क्या रहेगा, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। लेकिन लार्जली इंटरेस्ट रेट साइकिल के बीच एनबीएफसीज और स्पेशली बैंकों में आप लोगों ने कितनी पोजीशन अपनी बदली है या बढ़ाई है, और आगे का स्टांस क्या रहेगा इन द होप कि शायद हम उस रेट हाइक के पीक पर पहुंच गए हैं या फिर उससे सिर्फ 1-2 कदम ही दूर है? जी, ऐसा आई थिंक ऑन इंटरेस्ट रेट्स हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब जो पीक लेवल है उसके काफी करीब है, शायद एक आध हाइक और हो जाए, लेकिन हमें ऐसा भी लगता है कि उन इंटरेस्ट रेट्स को जोर से नीचे गिरने में अभी थोड़ा समय है, और ये जो हायर फॉर लॉन्गर जिसे कहा जाता है, जहां ऐसा एक प्लेटो पे जाके आप थोड़े समय तक वहीं रुक जाएं इंटरेस्ट रेट्स में, जिसके बाद कि आप नीचे जाएं, वो एक ज़्यादा लाइकली सिनारियो है इस समय। और जहां तक कि आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आई थिंक अगर आप ओवरऑल मार्केट को अभी देखें और जिस तरीके से पूरे वैल्यूएशंस री-रेट हो गए और काफ़ी जगह वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए, तो एक पॉकेट जो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है वो है बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो ये जो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से लेकर जो हमारे देश में ग्रोथ की अनुमान लगाई जा रही है नेक्स्ट 3-4-5 साल के लिए, तो वो सब फंड करने के लिए आई थिंक बैंक्स ही हैं जो उस ग्रोथ को फंड करेंगे। और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आज बहुत मजबूत हैं तो वो अभी और लेवरेज बढ़ा सकते हैं। बैंक बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं तो वो अभी और लेंडिंग कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि इस समय आई थिंक नियर टर्म ग्रोथ स्लोडाउन को लेकर एक थोड़ा सा नरमी आपको दिख रही है बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन ये एक अच्छा समय है अगले 3 महीने जहां आप बैंकिंग सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं अगले 3-5 साल के व्यू से। और जैसा कि मैंने कहा, अगर साइक्लिकल पीक की तरफ भी है तो ये एक रेट सेंसिटिव सेक्टर है, जो कि इंटरेस्ट रेट भले ही अब ज़्यादा नीचे एक झटके में ना है, बट अगर इवेंचुअली हम एक पीक पे पहुंच रहे हैं
तो वो भी सिक्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर को मदद करना चाहिए। ओके, तो निजी बैंकों में एक अपॉर्चुनिटी। जो आप मास मार्केट की बात कर रहे थे, टू व्हीलर्स से जुड़ी हुई, एफएमसीजी पर आपकी क्या अप्रोच रहेगी, टेकिंग द सेम लॉजिक? क्योंकि उधर भी हमने देखा था रूरल मार्केट्स में इतनी रिकवरी नहीं थी, वॉल्यूम एक्शन नहीं देखने को मिला था। क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जितना फॉलो थ्रू आप टू व्हीलर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उतना इन एफएमसीजी प्लेयर्स के लिए भी आ सकता है ग्रामीण इलाकों से? तो अगर मैं एकदम सिक्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं हर्षदा, तो आई थिंक एक रीजन था जिसकी वजह से हम एफएमसीजी सेक्टर पे काफी समय से अंडरवेट रहे थे, और वो रीजन था कि हम वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे, और उन महंगे वैल्यूएशंस के करस्पॉन्डिंग जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उस सेक्टर की वो काफी कम थी। आज की तारीख में हमें ऐसा लगता है कि दो चीजें चेंज हुई है। पहली चीज ये चेंज हुई है कि जैसा कि मैंने कहा, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और उससे मास कंजम्पशन को मदद मिलनी चाहिए, तो उस लिहाज से हमें लगता है कि एटलीस्ट एक सिक्लिकल अपटिक जो है वो रूरल और टीयर 2 टीयर 3 टाउन से देखने को मिल सकता है। और फेस्टिव सीजन भी शुरू होने वाला है, तो देखना होगा कि वो किस हद का उछाल देखने को मिलता है, बट हमारी उम्मीद है कि वो कंजम्पशन इंप्रूव होगा और वो एफएमसीजी को डेफिनेटली मदद करना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है, जो मैं वैल्यूएशंस की बात कर रहा था, तो ये बड़े मार्केट मूव के बाद और खासकर जो पिछले 2-3 सालों में सिक्लिकल सेक्टर्स की परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल्स हो चाहे बाकी रिलेटेड सेक्टर्स हो, तो जो महंगा एफएमसीजी और डिफेंसिव सेक्टर्स होते थे, अब करीब करीब उतना ही महंगे बाकी सेक्टर्स हो गए हैं। तो वो जो रिलेटिव वैल्यूएशन डिफरेंशियल था एफएमसीजी या बाकी डिफेंसिव सेक्टर्स का वर्सेस सिक्लिकल सेक्टर्स, वो अभी हिस्टोरिकल एवरेजेस की तरफ आ गया है। तो उस लिहाज से भी हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को अब एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो की जरूरत है। और अगर आप ये डिफेंसिव, चाहे वो एफएमसीजी है चाहे फार्मास्यूटिकल्स हैं, यदि आप इस तरफ अंडरवेट हैं तो वो अंडरवेट कम करने की या एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है। बट मैं एक आखिरी चीज इस बारे में बोलना चाहूंगा, जो है थोड़ी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभी भी ऐसा लगता है कि जब हमारी जीडीपी जो आज $2200-2300 पर कैपिटा है, जब ये 3000 की तरफ बढ़ेगी अगले 3-5 साल, तो जो मेन कंजम्पशन बेनिफिशियरी होंगे वो होंगे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैटेगरीज, ना कि एफएमसीजी, बिकॉज एफएमसीजी में काफी हद तक पेनिट्रेशन हो चुका है। तो वहां पे जो ग्रोथ रेट देखने को मिलेंगे वो रिलेटिवली कम होंगे, लेकिन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जैसे जैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, एक नॉन लीनियर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक कंज्यूमर सेक्टर में भी जो हमारी प्रेफरेंस है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्क्रिशनरी की तरफ है वर्सेस एफएमसीजी। गौरव जी, अभी अनुज के पहले प्रश्न के उत्तर के एवज में आपने एक बात कही थी कि एक मल्टी एसेट अप्रोच अच्छी रहेगी, जिसमें आप पॉन, जिसमें आप गोल्ड, जिसमें इक्विटी का आप समावेश कर रहे थे। मैं एक क्लास की और बात करता हूँ सर, रियल एस्टेट। अब तक प्राइसेस फर्म रहे हैं, डिमांड स्ट्रांग रही है। हाँ, लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में थोड़ी डिमांड हल्की सी, अगर आप देखें, ऊंचे प्राइसेस पे कम रही। बट अब क्योंकि हम इसको इक्विटी मार्केट में भी चेस करते हैं, फिर इसको रियल एस्टेट एंसिलरी भी चेस करता है, फिर इसको एचएफसीज भी चेस करती हैं, आपका रियल एस्टेट पर और रियल एस्टेट एंसिलरी पर व्यू क्या है इस वक्त? तो आपका अनुमान बिल्कुल सही है कि ये सेक्टर काफी अच्छा किया है पिछले कुछ हियर एंड नाउ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आ गए हैं और एक तरीके से जो पेंट अप डिमांड था वो भी पूरी तरीके से है, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगले 2-3-4 क्वार्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन रियल एस्टेट में देखने को मिले। बट अगेन, अगर आप इसको सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस था वो एड्रेस हो चुका है, और जो अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि प्राइसेस कहीं ज़्यादा ऊपर बढ़े नहीं हैं और इनकम्स ऊपर आए हैं, इन्फ्लेशन ऊपर आए, डिमांड सप्लाई सिचुएशन, बेहतर अफोर्डेबिलिटी के चलते हमारी ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों तक रियल एस्टेट साइकिल भी अच्छी हो सकता की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर वो पिछले 10 साल की तरह एकदम जीरो इन्फ्लेशन की तरफ ना चले जाए हम दुनिया में, और इन्फ्लेशन एक ऊपर के लेवल पे सबसाइड करे, तो ऐसा उनके लिए अच्छा होगा। इसको खेलने के कई तरीके हैं, जैसा कि आपने सही कहा कि जो रियल एस्टेट से जुड़ गया था वगैरह है, उसको खेल सकते हैं। एक और तरीका रियल एस्टेट खेलने का है कि आप जो ये जहाँ पे भी एक
जहाँ रेवेन्यू अब इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, लेकिन वो खर्चे को आप मोनेटाइज कर सकते हैं हायर इन्फ्लेशन के थ्रू, हायर रेवेन्यू के थ्रू, जैसे कि चाहे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन जाएगा ऊपर, रेवेन्यू ऊपर जाएगा और आपको वो सारा बॉटम लाइन में अगले कुछ सालों के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक्चुअली एक सवाल पूछना भूल गया मैं, ब्लॉक हुआ। आई एम श्योर आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो पूरी स्पेस है न्यू एज इकोनॉमी, इसमें आप कोई स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं क्या? कि एक तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे अभी तक जो बिजनेस मॉडल है वो उतना स्टेबलाइज नहीं हुआ है, जो हमारी की कंपनीज का बिजनेस मॉडल स्टेबलाइज हो चुका हो, तो उसके तहत हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस स्पेस में। और जो दूसरी चीज़ है वो वैल्यूएशन से जुड़ी हुई है, और वो वैल्यूएशन इंटर्न मैक्रो साइकिल से जुड़ा हुआ है कि जिस पॉइंट पे हमें ये कन्विक्शन आएगा कि अब इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं और वो नीचे जाने वाले हैं, वो एक माहौल होता है जब ये जो हाई ग्रोथ लॉन्ग ड्यूरेशन टाइप की इक्विटीज होती हैं, जहाँ पे कैश फ्लो कई सालों तक अगले आने वाला है, उनके वैल्यूएशन सपोर्ट होते हैं जब बॉन्ड डील्स नीचे आना शुरू हो। तो उस पर भी अभी इस समय ऐसी क्लैरिटी दिख नहीं रही है कि क्यों बॉन्ड डील्स अचानक से नीचे आने लगेंगे। तो वैसी जब कन्विक्शन आएगी तब हम जरूर इस स्पेस में थोड़ा ईयर एंड नाउ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जो मेन ओवर राइडिंग प्रिंसिपल है, जो मैंने कहा था पहले, वो यही है कि बहुत सारी ये इस स्पेस में बिजनेस मॉडल्स पे हमें अभी भी उतना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्यों उनमें वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहेगी। तो इसलिए एक ही उत्तर देना चाहूंगा कि हम ओवरऑल इस स्पेस में काफी ज्यादा एक्टिव नहीं है। ओके गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड। धन्यवाद। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से जो फीडबैक मिल रहा है उन्हें उसकी बात करते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। कौन से दो स्टॉक्स पर नजर? गुड आफ्टरनून। और बजाज फिनसर्व, ये एक स्टॉक है जो आज अच्छे मोमेंटम है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और बजाज फिनसर्व की स्पेसिफिकली बात करें तो डीलर्स का मानना यह है कि यहाँ एक बड़ी माँ की FII खरीदारी कर रही है और शायद ट्रेडिंग में मोमेंटम अगले हफ्ते भी बना रहे, इसीलिए वो BTST की सलाह यहाँ दे रहे हैं 1525 से लेकर 1535 तक के टारगेट के लिए। तो यानी 25 से 30 रुपए की अपसाइड उनको लगती है करंट मार्केट प्राइस से इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिलनी चाहिए। अगस्त सीरीज में आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा टेलीकॉम साइड से ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया तो एक्टिव है ही। भारती में भी आज डीलर्स कह रहे हैं कि काफ़ी सारी HNI और फंड बाइंग देखने को मिल रही है और यहाँ भी वो BTST की ट्रेड सुझा रहे हैं 880 से लेकर 885 तक के टारगेट्स के लिए। तो दोनों ही भारती एयरटेल और बजाज फिनसर्व, ये दोनों ही स्टॉक्स में डीलर्स बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, बजाज फिनसर्व और भारती एयरटेल। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों स्टॉक्स में डीलर्स की रिकमेंडेशन है BTST कॉल्स की, मतलब बाय टुडे और सेल ऑन मंडे। चलिए अब हम खुद BTST कॉल से ना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, बाय या सेल? या बिल्कुल बाय। और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बजाज फिनसर्व। वाकई में देयर इज अ बेस बना हुआ है और ब्यूटीफुल बेस बना है। करीब 1475 1500 जोन्स पर बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है। मुझे लगता है आप ट्रेड करा है 1503 का, टारगेट 1550 के नजर आते हैं, स्टॉप होगा 1495 का, बजाज फिनसर्व। ओके, गाबा सर की कॉल पर बजाज फिनसर्व। मानस, आपकी ट्रेड BTST या STBT? देखिए STBT होगा और M&M फाइनेंस पे बिकवाली करने की राय रहेगी। M&M फाइनेंस के पैटर्न देखेंगे तो पुल बैक देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक आप 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा है और आज जब बिकवाली देखने को मिली है तो वापस से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो आई थिंक जो बाउंस बैक था वो कंप्लीट हो गया, फिर से हमें एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो M&M फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 491 के भाव चल रहे हैं, 496 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे 481 के टारगेट के लिए। M&M फाइनेंशियल्स, एक ट्रेड ये हो गया, बजाज फिनसर्व एक ट्रेड ये हो गया। अब चलते हैं राजेश सतपति जी के पास। राजेश, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र, देखिए मेरी नज़र है इन्फोसिस पे। मुझे लगता है थोड़ा हमें यहाँ पे सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। सामने एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी होगी, तो इन्फोसिस का स्ट्रक्चर बेहतरीन है। 1400 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, जो इसका 200 DMA है। 1400 के जो कॉल राइटर्स है तो वहां पे प्रेशर है। तो अगले हफ्ते मुझे लगता है इन्फोसिस में मोमेंटम मिलेगा। सो 1400 के आसपास का बाय बनता है तो स्टॉप लॉस होगा 1390 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है इन्फोसिस का वो रहेगा 1450 1460 एज ए BTST ट्रेड। ओके, तो ये फिलहाल 1450 1460 के लिए इन्फी में एक तेजी का ट्रेड। कविता, आपका ट्रेड क्या रहेगा, तेजी या मंदी?
या हर्षदीप, सो शो की शुरुआत में मैंने आपके साथ शेयर किया था, दैट इज परसिस्टेंट। वो 5120 51 के लेवल्स के आसपास है, उसे ही आप एज BTST लेकर जा सकते हो। एल्स फ्रॉम IT ही मुझे कोफोर्ज अच्छा लगता है। कोफोर्ज 5260 के लेवल्स पर है, मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, 5145 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एक पोजिशनिंग कर सकते हैं। अपसाइड मुझे लगता है 5350 5400 के लेवल्स के लिए कोफोर्ज पर एक बाय ट्रेडिंग। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर एक BTST रहेगी। चलिए, सॉरी, कोफोज पर परसिस्टेंट सुबह की कॉल थी। कोफोज पर अब इस समय कोफोज में लोअर लेवल थोड़ी रिकवरी आई है, तो ये एक ट्रेड रहेगी कविता जी की। 5145 का स्टॉप और 5400 के टारगेट्स रहेंगे। समित, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए अनुज, ब्रॉडर मार्केट में अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। इसमें सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स पे जाएंगे। ये स्टॉक ने एक आज मैसिव ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है, और अगर वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो जो उसके लास्ट 8 से 10 दिनों के औसत वॉल्यूम्स है, उसके ऑलमोस्ट ट्वाइस आज वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें हो चुकी है। तो एक अच्छे इंटेंसिटी से ब्रेकआउट आया हुआ है। तो एटलीस्ट आप मंडे के लिए ये स्टॉक में 680 से लेके 688 के टारगेट्स मान सकते हो। करंट लेवल पे 648 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। चलिए, राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश अग्रवाल जी, आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा? मैं सन टीवी के साथ जाना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट 650 रुपये के हैं, मध्यम से लंबी अवधि में बड़े टारगेट हो सकते हैं। कंपनी अगर आप देखो तो चैनल्स है जो इनके, वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बांग्ला और मराठी सारी भाषाओं में इनके चैनल है। FM रेडियो है। सनराइज़र हैदराबाद जो IPL की टीम है वो इनके पास है, और सनराइज़र्स ईस्टर्न केप जो है साउथ अफ्रीका की T20 लीग की टीम है वो इनके पास है। पहली तिमाही में 20% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई, जो कि प्रॉफिट जो है वो पिछले 10 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आया था। बहुत सारी पिक्चरों रिलीज़ हुई पिछले दिनों, उसमें जेलर एक थी, और जेलर की कमाई इस वक्त 500 करोड़ के आसपास जा रही है मीडिया के हवाले से जो मैंने पढ़ा है, और वो इस कंपनी की जो सब्सिडरी है वहाँ प्रोड्यूस हुई है, तो उसके नंबर्स भी आने वाले तिमाही में दिखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास इस वक्त 6000 करोड़ का कैश पड़ा है, जो आने वाले दिनों में अपने OTT प्लेटफॉर्म वगैरह को बढ़ावा देने में यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। शॉर्ट टर्म के टारगेट 650 रुपये के, मध्यम से लंबी अवधि के बड़े टारगेट हो सकते हैं। ओके, और आज ये बैन में जब वापस जाने की तैयारी कर रहा है, एक दिन के लिए बस बैन से बाहर आया और बैन में फिर जाने की तैयारी। इनफैक्ट सन टीवी और एस्कॉर्ट से ये दोनों स्टॉक बैन में जाने के लिए तैयार। 115% और 114% पोजीशन। फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं, एक बार जरा कट अक्रॉस करते हैं। So also the measures taken during the COVID, immediately after the COVID, have all been recognized by international agencies, saying 13.5 crore Indians escaped multidimensional poverty between 2015-16 and 2019-2021. So this is attributable clearly to the government's strategic focus on achieving universal access to basic amenities. So escaping poverty, this bulk section which comes out of this is naturally going to form the layer of the aspirational middle class, hoping to better their livelihood, better their living standards, and also expect to access most of the services which are so required for good health and good education. So this naturally is going to bring in the virtuous cycle of consumption, savings and human capital accumulation as well. ओके, बिल्कुल। काफ़ी फॉरेन एजेंसीज ने कॉन्फ्रेंस दिखाया है इंडिया पर, और आज हम सुबह ही बात कर रहे थे रेड एलियो की भी, जिन्होंने इंडिया पर कॉन्फ्रेंस दिखाया। चलिए इस क्लोज को समझ लेते हैं फिर। वीकली क्लोज बहुत ख़राब क्लोज, और ये सीरीज़ का अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लोज होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि जब हमने पुराना एक इंट्राडे में जो लो हिट किया था वो था 19,253 का। 19,253 का हमने लो हिट किया था, लेकिन उस दिन भी हम उस लेवल को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाए थे।
मैं एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट लेवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एकदम कॉन्फिडेंस रहे उस चीज़ को लेकर। हाँ, तो उसके हिसाब से तो ये क्लोज जो है वो काफ़ी ख़राब है और 19,254 का क्लोज, मतलब अब तक इस सीरीज़ का सबसे लोवेस्ट क्लोज। ये एक चिंता की बात है। हालांकि बैंक निफ्टी में क्लोज जो है वो उतना ख़राब नहीं है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में सीरीज़ का लोवेस्ट क्लोज नहीं है, लेकिन निफ्टी में सीरीज़ का लोवेस्ट क्लोज है। लेकिन आज की जो मेरी क्लोज को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है ना हर्षिता, वह जिस तरीके से आज ब्रॉडर मार्केट कोलैप्स करी है। अब तक ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक थी, हालांकि ज़रूरत थी इसकी। ब्रॉडर मार्केट में कह रहा हूँ मिड कैप इंडेक्स में 5 से 6% करेक्शन की ज़रूरत है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 10% करेक्शन की ज़रूरत है। मार्केट को थोड़ा हल्का होने की ज़रूरत है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट को, क्योंकि ये बहुत वन वे रैली किसी के लिए हेल्दी नहीं होती है। तो उस हिसाब से शायद आज एक शुरुआत हुई हो, लेकिन क्लोज खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर क्लोज आती हुई, और ये खराब क्लोज दरअसल आपको और टेंटर हुक्स पर रखेगी, थोड़ा सा और बेचैन रखेगी, खासतौर से क्योंकि अगले हफ्ते हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज की क्लोज भले ही खराब हो, लेकिन हमारे जानकारों ने जो मुकाबला खेला है खिलाड़ी नंबर 1 का, वो काफी दिलचस्प रहा। हफ्ते की शुरुआत से समित दरअसल लीडरशिप पोजीशन में थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ने टर्न किया है, रूपक डे जो पीछे चल रहे थे वो आगे बढ़े, 7.75% तक के रिटर्न्स इनके बने। समित इनफैक्ट -2.34% के रिटर्न्स पर पहुंचे और पंकज 5.43% के रिटर्न्स पर। तो पूरी तरह से कलर आज में गेम बदला और समित जो लीडरशिप पोजीशन में थे वो थोड़े नेगेटिव साइड पर आ गए, लेकिन रूपक ने एक अच्छा कैचअप दिखाया। अच्छा, कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो सबसे ज्यादा कमाई करके गए हैं इस हफ्ते के, जो खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता बने हैं रूपक के लिए। यहाँ पर आप गौर करें, आज रतन इंडिया इन्होंने दिया था, फर्स्ट सोर्स में अच्छी कमाई हुई, BEL इनका खूब चला, 2% तक के गेंस। इंडिया बुल हाउसिंग, हुडको, ग्रीन पैनल जैसे ट्रेड्स थे जो इनके फेवर में गए। थोड़ा सा ट्रिकी था रूपक, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में। क्या लगा था 8% के रिटर्न्स आप कमा लेंगे? आप शायद म्यूट पर है रूपक। तो मार्केट जो साइडवेज पैटर्न में चल रहा था, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा था। मतलब जो स्टॉक पीक कर रहा था वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि लास्ट तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट आखिर में जो स्टॉक पीक हुआ था तो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया। तो अब इंडेक्स पर आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तीनों जानकार यही कर रहे थे कि संकेत तेजी का तो बन नहीं रहा है, और आज हम रफली 19,250 के आसपास या उसके हल्के से नीचे ही जाकर टिकने की तैयारी में है। अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति, कोई ऐसा ट्रेड जो आपने आज लिया हो जो शायद अगले हफ्ते भी कैरी किया जा सकता है? जी हाँ, इंडेक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि 19,240 का निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। रूपक, अपॉलॉजीज, आपकी आवाज बहुत ही टूट टूट कर आ रही है, कुछ ऑडियो में वहां पर दिक्कत हो रही है, कनेक्टिविटी का मेरे ख्याल में थोड़ा सा मसला है। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक और बार खिलाड़ी नंबर 1 का खिताब हासिल करने के लिए एक शानदार प्ले रूपक ने इनफैक्ट आखिरी 2 दिनों में एक बहुत तगड़ा कैचअप कमा कर दिया। इनफैक्ट समित हमारे साथ आई थिंक बने हुए हैं। अच्छा, समित भी नहीं है इस समय। मानस, आपसे जाने से पहले ये इंडेक्स के क्लोज पर एक राय, जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे, एक बेहद कमजोर क्लोज जिसको किसी भी तरीके से पॉजिटिवली नहीं पढ़ा जाएगा, और अगले हफ्ते सर पर है एक्सपायरी। क्या और ड्रैग डाउन कर सकता है इंडेक्स? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, 7 सेशन में स्टॉक अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, लेकिन आज पहली जब क्लोजिंग हो रही है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोजिंग हो रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। और वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो क्लियरली एक बेरिश साइन दिखता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट पे दिखते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि करंट लेवल से भी 150 से 200 पॉइंट की गिरावट अभी और निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, अभी खरीदारी नहीं करनी है, और अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो बिकवाली करने का ही ट्रेड रहेगा। 19,320 के स्टॉप लॉस से अभी भी बिकवाली की जा सकती है, ये मैंने स्पॉट लेवल्स बताए हैं। ओके, निफ्टी फाइनली इट्स 19,247, यानी अगर शायद यहाँ तो नहीं आएगी खैर क्लोजिंग, बट अभी ये प्राइस इज बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अगर ऐसा होता है तो पोस्ट आई थिंक 5 अप्रैल मेरे ख्याल से जो लास्ट पॉलिसी थी जिस दिन रेट को हाइक के प्रोसेस को पॉज मिला था,
उससे ठीक एक दिन पहले का दिन था जब हमने 50 डेमा को पार किया था। आज हम उस जंक्शन पे क्लोज होंगे। एक बार मार्केट ब्रेथ को देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आएगी। कितनी खराब थी ये मार्केट ब्रेथ और कितनी अच्छी थी ये स्क्रीन पे मेरे। लॉन्ग, आई थिंक लॉन्ग की डिजिट आपको बता देगी कि बाजार में हो क्या रहा है। लॉन्ग लेने की जो फील थी, टेंडेंसी थी और आई थिंक गुंजाइश थी वो बिल्कुल कम नजर आई लोगों को। मात्र 3 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग करीब 26 में, ये दायरा भी कम रहा। शॉर्ट मात्र 9 में, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग। अभी भी ये बाजार जो कोलैप्स हो रहा है उसका बड़ा कारण है लॉन्ग को, यानी प्रॉफिट्स को लॉन्ग पे जो है वो कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी शॉर्टिंग का उतना प्रेशर इन डिजिट्स को देख के नहीं लग रहा है। अच्छा, एक कारण और हो सकता है, शायद जो मेरा आंकलन गलत हो, माइट बी जो है वो नेक्स्ट मंथ में शॉर्टिंग काफी हो रही हो। सितंबर में बिरला सॉफ्ट, दालमिया भारत, पर्सिस्टेंट सिस्टम, ये 3 स्टॉक जिनमें आज थोड़े लॉन्ग्स थे। बिरला सॉफ्ट इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, पर्सिस्टेंट भी क्लोज हुआ। शॉर्ट कवरिंग वोडाफोन आइडिया, सन टीवी में, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, पिरामिड एंटरप्राइजेस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। और जहां पे सबसे कमजोरी रही दैट मींस शॉर्टिंग, इट्स सिंजन। सिंजन ने आज कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को वॉलेट किया और एलएनटी में प्रॉफिट बुकिंग थी और शॉर्ट बिल्डअप हुआ उसके बाद। टाटा मोटर्स पे कवर का इम्पैक्ट कुछ हद तक पीएफसी और पीआई इंडस्ट्रीज में कल से ही नेगेटिव न्यूज फ्लो के बाद शॉर्टिंग है और लॉन्ग अनवाइंडिंग है। आज लॉन्ग अनवाइंडिंग जेएमआर एयरपोर्ट्स पे फाइनली बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, अंबुजा सीमेंट्स में, कोरोमंडल में और एम्फेसिस में। तो हर्षता, इट्स क्लियरली विजिबल इनफैक्ट अनुज के बाजार अभी शायद शॉर्टिंग बहुत ना हो लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स को बदस्तूर कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रोवाइडेड प्रॉफिट्स हो वीरू, कुछ बचे हो। हाँ, कुछ बचे हो प्रॉफिट तब। अभी तो है अनुज, अभी नहीं, तो लेकिन पता है हाँ, ये क्या है ना, ये मार्केट ना जैसे कहते हैं ना, बहुत पिछले 1 महीने में काफ़ी एनर्जी इसने सैप की है लोगों की। मतलब एज कमेंटेटर्स हमारी एनर्जी इतनी सैप की है तो इमेजिन करिए ट्रेडर्स का क्या हाल रहा होगा। स्पेशली क्योंकि कल सुबह जब लग रहा था, परसों के मिनी ब्रेकआउट के बाद, कल जो पहले घंटे का मूव था उसके बाद जो लग रहा था कि फाइनली मार्केट एक ब्रेकआउट दे रहा है और अब इवेंचुअली हो क्या गया, हम वापस उस रेंज में आ गए और इनफैक्ट अब लोअर एंड ऑफ द रेंज पर आ गए। अब ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ने हायर एंड रिजेक्ट किया, 19,550 रिजेक्ट किया मार्केट ने। रेंज क्या रही है 19,250 टू 19,550। हो सकता है मार्केट 19,250 पे रिजेक्ट कर दे, मंडे को कोई कारण मिल जाए मार्केट को रैली करने का, ये भी पॉसिबल है वीरू, बिल्कुल पॉसिबल है कि मंडे को मार्केट रैली दिखा दे आपको फिर से। लेकिन जो भी है, एक चीज क्लियर हो गई कि ये रेंज ही है अभी के लिए, 19,250 टू 19,550। वो जो ट्रेंडिंग मार्केट हमने देख ली वो देख ली, बस अभी इस रेंज में ही आपको स्मार्टली प्ले करना है इस मार्केट को। और देखते हैं सोमवार को क्या होगा। आखिरी 2 मिनट बचे हैं। एक बार अमेरिकी बाजार के फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। नैस्डैक एकदम शांत है, सिर्फ 9.2 पर। डाउ फ्यूचर्स में आप देखेंगे सिर्फ 66 अंकों की बढ़त देखने को मिली है और सबकी नजरें इनफैक्ट रहेंगी कि जैक्सन होल में जो जेरोम पावेल का स्पीच आने वाला है उसमें क्या कुछ कहा जाएगा। उससे पहले एकदम शांत ट्रेड देखा गया है। उसी का एक ओवरहैंग भारतीय बाजारों पर भी आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे लिए कुछ क्रूशियल लेवल्स का ब्रेकडाउन अच्छा संकेत नहीं है। 1942-42 के लेवल्स पर निफ्टी 50, निफ्टी बैंक में ज्यादा प्रेशर, 331 अंकों की गिरावट। और जो एक सहारा था मिड कैप्स का, ब्रॉडर मार्केट के आउट परफॉर्मेंस का, वहां पर भी हमने देखा है आज कुछ बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। 362 अंकों का दबाव देखा गया। कल की बिकवाली को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं था, लेकिन आज जिस तरह से 350 पॉइंट गंवाए हैं निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स ने, वो निराशाजनक जरूर है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ खींचा है। आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा ज्यादा सेल साइड का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल यहां पर कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा कैंडिडेट है वेटेज के लिहाज से। सोमवार दोपहर को हम एजीएम इस समय के फाइन प्रिंट्स या हाइलाइट्स पर फोकस कर रहे होंगे, लेकिन यह आधा से 1% नीचे था। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सहारा मिला था बुधवार के सत्र में, लेकिन उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाई। आज फिर से 1559 के आसपास जाकर टिकता हुआ ये काउंटर, 1.1% का प्रेशर यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर आप देखें बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में आज हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है। इस पूरे हफ्ते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की चाल पर बाजार की नजरें थी और आज आखिरी इस कारोबारी दिन इस हफ्ते के, वहां पर एक थोड़ा सा रिलीफ आया, 3.5% के गेन्स देखने को मिले हैं। तो ये पहला सत्र होगा जहां पर ये लोअर सर्किट पर टिक नहीं रहा है और वो एक बड़ा रिलीफ जरूर है। साथ ही साथ आज के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, पेटीएम जहां पर ब्लॉक डील हुई है,
अंबर एंटरप्राइजेज में एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी। आज उनो मिंडा में एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर सुबह में बड़ी हरकत थी और जो क्लोज आ रहा है वो हल्के से नेगेटिव टेरिटरी पर आ रहा है। आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर अब साफ आपको दिखाई देगा किन स्टॉक्स का साथ था तेजी में। और आप एक चीज नोटिस कीजिए, हफ्ते की शुरुआत में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा थी। अब जैसे जैसे हम हफ्ते के क्लोज पर आए हैं और बिकवाली बढ़ी है, ये जो लाइन है तेजी वाली वो सिर्फ 1.5 लाइनों में ही सिमट कर रह गई है। तो बजाज फाइनेंस जैसे प्लेस, फिनसर्व जैसे प्लेस, एशियन पेंट, ओएनजीसी, भारती में खरीदारी, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, एक्सिस बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है। लेकिन प्रेशर कहा था एलएनटी 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज का मैं मेंशन कर रही थी। मेटल कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स टूटे और अदानी ग्रुप शेयर जो लगातार तेजी में रहे हैं। कल और आज में हमने देखा यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग बनती दिखाई दी है। एसबीआई में दबाव, एचडीएफसी बैंक में दबाव, रिलायंस इंडस्ट्रीज में दबाव, आईटी पूरे पैक में दबाव। आज का क्लोज जो आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है 19243 के लेवल्स पर, तो 19250 भी हम होल्ड नहीं कर पाए हैं। देखते हैं एडजस्टेड क्लोज किन लेवल्स पर आता है, लेकिन 143 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। अब वीक के आधार पर क्या हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर। तो निफ्टी 0.35% नीचे, सेंसेक्स में 0.25% की गिरावट, लेकिन निफ्टी बैंक 0.72% ऊपर और मिड कैप 1.5%। तो एक और हफ्ता जहां पर मिड कैप्स ने क्लियरली आउट परफॉर्मेंस ही दिखाया है। दिग्गजों में आप देख रहे हैं टॉप ट्रेडेड काउंटर्स थे। B2 में बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में सबसे ज्यादा तेजी दिखी, एक्सिस बैंक में 4% का इजाफा और हिंडाल्को जैसे ट्रेड से जहां पर करीब 2-2.25% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। तेजी के वो काउंटर्स थे। मंदी में आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.75% का मुनाफा वसूली का कैंडिडेट था। अदानी पोर्ट एंटरप्राइजेस में मुनाफा वसूली हावी हुई है। 2 ट्रेडिंग सेशंस में जो मार पड़ी है ये हफ्ते के लूजर साबित हुए और सन फार्मा में भी हमने देखा करीब 2-2.5% तक का करेक्शन बनता दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने पूरे हफ्ते में तेजी या फिर मंदी में बड़ा हाथ दिखाया है, बड़ा योगदान दिखाया है। आज का जो फाइनल क्लोज आ रहा है वो 19265 पर, तो 19250 के ऊपर का क्लोज है वो एक चीज है, लेकिन आइदर वेज एक खराब क्लोज ही आप मानकर चलेंगे। अब देखते हैं आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, सीधा सौदा वाला, उसमें कौन से आउट परफॉर्मर्स थे, कहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। तो आशीष ने इंडस टावर तेजी में पकड़ा था, भारतीय एयरटेल तेजी में पकड़ा, कोफोर्ज कल की ब्लॉक डील्स के बाद आतिशबाजी हुई, लेकिन आज कुछ करेक्शन और आरबीएल बैंक भी थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव में था। इंडिया बुल हाउसिंग, केन्स टेक, एस्ट्रा माइक्रोवेव ये तेजी वाले काउंटर्स और वेदांत हमने देखा एक थोड़ी मंदी की तरफ था जो नीरज की टीम में था। बिल्कुल, तो चलिए फ्राइडे इवनिंग और आप सबको वीकेंड मुबारक हो और मंडे मॉर्निंग को वापस मिलेंगे। वीरू जैम थोड़ा चैलेंजिंग हफ्ता था, अनुज थका भी गया और 50 डे में चला भी गया। खैर सोमवार को नई आई थिंक अप्रोच के साथ, नई स्ट्रेटजीज के साथ सुबह सुबह फिर 6:57 पे मैं अनुज, हर्षा, आशीष और नीरज जी आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।